Throw you around the kitchen. Don't worry about no dirty dishes. Not trying to do dishes. That is all that's waiting in a trip. Wait, I was such like all day. I think it's fun. I stuck inside. That is so much fun. आठ ना पाँच पाँच की लगातार हो गया ओबे जीरो। अरे तो बोलता भी नहीं, आठ पाँच चार। अरे इतनी बेइज्जती आज तक मेरी। भाई कौन है? इतनी बेइज्जती। ओए इज्जत लूट ली। बीटरूट। चलो डीपीपी रखा ना शायद। बाकी भी है ना, क्या हो गया? एक बाकी है भी है ना। तो 34 का आंसर लिख लो पहले।
टीपीपी नंबर 34 के आंसर्स। फर्स्ट का आंसर है सी, फर्स्ट का सी है, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर अगेन सी, फोर का आंसर ए, फाइव का आंसर ए, सिक्स का आंसर बी, सेवन का आंसर सी, सी, सेवन का आंसर सी, एट का आंसर अगेन सी, नाइन का आंसर बी, मत कर। 10 का आंसर बी, 10 का आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट 11 का आंसर ए, 11 का आंसर ए, 11 के आंसर के बाद 12 का आंसर ए, 12 का आंसर ए, 13 14 15 के आंसर दिए हुए हैं आपको ना, है ना? 13 14 15 के आंसर दिए। तो फर्स्ट पर आ गए बनाना। फर्स्ट में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 1 में को डाउट, फर्स्ट में को डाउट, सेकंड में को डाउट, थर्ड में को डाउट, थर्ड में डाउट है। थर्ड में तो ये वो CIS का मतलब कॉस वो लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, उसको CIS थीटा बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये अपन लिखते हैं ना जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं CIS थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में CIS थीटा। जिसमें वहां लिखा है ना हमारे पास, हाँ 2, तो 2 हो गया, CIS का थीटा कितना हो गया वो, मतलब वो 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 6 हो गया, वो 2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 6 हो गया, वो होल पावर n हो गया फिर वो, ठीक है ना? ऐसे लिख देते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में CIS थीटा। क्लियर? लिखने का तरीका है, मतलब हर बार मैं सोचता हूँ लिखा, लेकिन भूल जाता हूँ मैं लिखवाना, ऐसा हर बार ही होता है, ये बाद में सवाल के आने के बाद ही लगता है उसको ऐसे लिखवाना, वरना हर बार मैं कोशिश तो करता हूँ, मैंने लिख भी रखा है वहां कि इसका लिखना है, लेकिन वो दिखता नहीं है, एक बार चमकता नहीं है कई बार। तो थर्ड के बाद 4 में को डाउट हो, 5 में को डाउट, 6 में को डाउट, 7 में को डाउट, 7 में को डाउट, 8 7 में को डाउट हो गया ना, 8 में को डाउट, 9 10 11, 11 हो गया, आसान है, वेक्टर टेबल वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। 12 12 हो गया, 12 के बाद 13, 13 में तो वो बराबर के मान लो, जब भी रेशियो बराबर हो, 11th क्लास से बोलते आ रहे हैं अपन, टीपीपी में आता है ना सवाल, जब भी रेशियो बराबर हो उसको किसी नंबर के बराबर मान लो। अब रेशियो तो बराबर है लेकिन नंबर पता नहीं है किसके बराबर है, तो जब भी हमें रेशियो बराबर दिए हुए होते हैं ना, तो ये एक कन्वेंशनल तरीका होता है, उनको किसी नंबर के बराबर मान लो आप, कि भाई वो किसी नंबर के बराबर है, तो A अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, फिर हमें लिखा हुआ है B अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3, और C अपॉन मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1, ये हमें बराबर दिए हुए हैं। तो मान लिया भाई किसी K के बराबर है, ठीक है ना, ये तो हमने एज्यूम कर लिया, अब हमें वो कैलकुलेट करना है ना, तो उसमें क्या मॉड नहीं चाहिए अपने को, उसमें चाहिए Z1 माइनस Z2, A स्क्वायर भी चाहिए, तो जैसे मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो फ्रॉम दिस वी कैन Z1 माइनस Z2 कितना हो गया, दिस इज A बाई K हो गया, इसकी स्क्वायरिंग कर लो, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2, तो फ्रॉम दिस A स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2 कैन बी रिटन एज K स्क्वायर इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? अब सिमिलरली वो दूसरा वाला क्या आ जाएगा, देखो आप, दूसरा वाला आ जाएगा K स्क्वायर Z2 बार माइनस Z3 बार, और तीसरा वाला आ जाएगा K स्क्वायर इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार, बस इन तीनों को जोड़ दो तो जीरो आ जाएगा वो, है ना? समझ में नहीं आया है, बस ऐसा आ गया हो। तो ये कन्वेंशनल तरीका होता है, बराबर के मान लो उसको ना, बस के मानने के बाद अपने आप कुछ ना कुछ दिख जाता है कि क्या करना है अपने को। इसके बाद नेक्स्ट 14 में को डाउट हो, 14 में देखो पूरा निकाल, ऐसा नहीं कि हालांकि मैंने एक्सप्रेस तो करा दिया, ऐसा नहीं कि पूरा एक्सप्रेस करके निकालना है, वो तो कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, वरना देखो कितने रूट होंगे इसके, इसके 7 रूट होंगे, है ना? 7 रूट का सम क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो एक रूट तो हो गया 1। अब 2 रूट कहां से आएंगे, वो जो सेकंड क्वाड्रेटिक है ना, उससे 2 रूट आएंगे हमारे पास, तो वहां से आने वाले रूट हमने मान लिए Z1 प्लस Z1 बार, फिर वहां से मान लिए Z2 प्लस Z2 बार, और फिर Z3 प्लस Z3 बार। अगर ऐसे नहीं लिखूं तो भी कोई बात नहीं,
हम जानते हैं दो रूट उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से आएंगे, दो उस क्वाड्रेटिक से आएंगे, दो उस क्वाड्रेटिक से आएंगे। अब जो दो उस क्वाड्रेटिक से आएंगे उनके रूट का सम क्या है? ए, तो 1 प्लस ए। दो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक से आएंगे उनका सम क्या है? बी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। मॉड इज 1, आंसर आ गया फटाफट, है ना? आगे समझ में? तो ऐसे निकाल लिया बस फटाफट हमने कैलकुलेट करके। इसके बाद नेक्स्ट 15 में को डाउट हो? 15 में हो गया? बताना है? हो गया ना? वो तो एम और एन निकाल लेंगे अपन, किस किस वैल्यू के लिए बराबर आएगा वो। शीट पर आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 तो है पूरा हो गया है ना? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 9 में को डाउट हो? 9 अच्छा सवाल है, मतलब इसमें हमें, ठीक है, ऑप्शन टिक करने हैं ना, रूट वूट तो निकालने ही नहीं, बस पता लगाना है कि कैसा होगा। तो उसमें देखो ये दिया हुआ है 1 प्लस ए आयोटा अपॉन 1 माइनस ए आयोटा होल पावर 4 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू जेड। और जेड के बारे में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ए के लिए सोल्व करना है ना, और हमें जेड का मॉड 1 दे रखा है ना, तो बस हम ये एडवांटेज पे लेंगे कि हमें मॉड दे रखा है ना। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ मॉड ले लिया, मॉड ऑफ 1 प्लस ए आयोटा अपॉन 1 माइनस ए आयोटा होल पावर 4, इसका मॉड लिख दिया ना, मॉड ऑफ जेड। अब मॉड की प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी में क्या है, पावर बाहर बाहर निकल गई, है ना? जेड की पावर एन का मॉड ने से निकाल लिया। व्हाट इज मॉड ऑफ जेड? 1, तो ये 1 के बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। अब हम देख रहे हैं मॉड की पावर 4 1 के बराबर है, तो मॉड या तो 1 होगा या -1 होगा, लेकिन -1 तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि मॉड तो रियल नंबर है ना भाई, तो इसका मतलब उसका मॉड 1 के बराबर हो गया। तो मॉड ऑफ 1 प्लस ए आयोटा अपॉन 1 माइनस ए आयोटा इज इक्वल टू 1, ये इसको से लिख दिया। अब हमें ए के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऊपर से मैंने क्या करा, आयोटा कॉमन ले लिया, ऊपर से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, ए माइनस आयोटा आ गया, नीचे से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो ए प्लस आयोटा आ गया इज इक्वल टू 1। आयोटा से माइनस आयोटा को काट दिया, और -1 का फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मॉड है ना हमारे पास, तो दिस इज मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा अपॉन ए प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ए माइनस आयोटा और आयोटा से बराबर डिस्टेंस पर है, तो रियल एक्सिस पर आ गया, इसका मतलब ए एक तो आयोटा, आयोटा तो ये हो गया, और एक माइनस आयोटा हो गया, इनसे बराबर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए यहाँ लाई करेगा, मतलब ए क्या है, रियल है। तो जो रूट तो नहीं निकाल पाया इस समय, ये मालूम पड़ गया मुझे जो ए की वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, लेकिन मैं एक कैलकुलेट नहीं कर पाया इससे ना, अब वो रियल क्या होगा, वो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा ये नहीं बता पाया, तो ये पूछ भी नहीं रहे वो हमसे, बस रूट रियल आ गए सारे ना, कोई इमेजरी रूट नहीं आएगा, ए की वैल्यू हमेशा रियल आएगी ना, ठीक है ना? अब अगर मान लो निकालना होता ना मुझे ए, फिर मैं यहां से ए निकाल नहीं पाता, फिर ए निकालने के लिए मुझे थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ता। मान लो अगर ए निकालना पड़ता आपने तो कैसे निकालते? देखो हमने ऐसा निकाल लिया, वही पहले यहां से फ्री कर लो उसको ना, पहले इसको ऐसे लिख लो, ए माइनस आयोटा अपॉन ए प्लस आयोटा होल पावर 4 कर दिया मैंने इसको इज इक्वल टू जेड। समझ में आ गया ना? वहां से ऊपर से आयोटा बाहर निकाल लिया, नीचे से माइनस आयोटा बाहर निकाल लिया, ऐसे लिख दिया ना, ताकि ए के साथ आयोटा हटा दिया मैंने, ताकि अब ए निकालना है। अब हमें जेड का मोड दे रखा है, तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ए के लिए, जैसे ये इस तरह से ही है कि जैसे मुझे सोल्व करना हो पी रेस्ट टू पावर 4 बराबर जेड, पी की कितनी वैल्यू आएंगी, 4, मतलब इसकी 4 वैल्यू आएंगी, है ना? इसकी वैल्यू आने का मतलब मैं ए की वैल्यू निकाल पाऊंगा ना। तो हमने क्या करा भाई, इस हमें ए का मोड पता है, तो हमने क्या करा, इस जेड को यूलर फॉर्म में लिख दिया, जेड को यूलर फॉर्म में लिख दिया। कैसे भाई, ये अब यही मान के चल रहे हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को ए के लिए सोल्व कर रहा हूं ना, तो मुझे पता है भाई जेड कांस्टेंट है, इसका मतलब जेड कुछ ना कुछ दे रखा है मतलब अपने को ना, तभी तो हम ए के लिए सोल्व कर रहे हैं इसको ना। अब जेड का मोड तो पता है, आर्ग्यूमेंट पता नहीं, मतलब वो भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्या है ना, तो हमने इसको यूलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये लिखा 1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। लेकिन मैं ऑल पॉसिबल ए निकालना चाहता हूं, तो मैंने उस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 2m पाई जोड़ दिया ना, ये 2m पाई जोड़ दिया। अब मैं 4 वैल्यू कैसे निकालूंगा, m की वैल्यू 0 से लेकर 3 रख दूंगा ना, तो पुट कर दूंगा m बराबर 0 1 2 3, ये पुट कर दूंगा मैंने m बराबर 0 1 2 3, ये पुट कर दूंगा इसको, ठीक है ना? अब इसमें यहां से निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लूंगा, a माइनस आयोटा अपॉन a प्लस आयोटा इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2m पाई अपॉन 4, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। थीटा कांस्टेंट है इसमें, हमें 4 वैल्यू निकालने के लिए ए को m को 0 1 2 3 रखना पड़ेगा ना, ऐसे। अब इसमें क्या है, बार बार हमें लिखना नहीं पड़े, इसलिए मैंने छोटा कर दिया इसको, इस एंगल को मैंने 5 बोल दिया,
बाद में मैं लास्ट में फाइव की जगह वापस क्या कर दूंगा, वापस ही रख दूंगा, वरना ये बार बार लिखना पड़ेगा। अब इसमें सी एन डी लगा दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ूंगा तो 2a, माइनस करूंगा तो माइनस का 2 आयोटा। ये क्या बन जाएगा, e रेस्ट पावर आयोटा 5 प्लस 1 अपॉन e रेस्ट पावर आयोटा 5 माइनस 1, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये 2 से 2 हट जाएगा, बड़ी 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, तो ये आ गया a इंटू आयोटा आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज हम जानते हैं, दिस इज 2 cos 5/2 एंड दिस इज 2 आयोटा sin 5/2। ये ऐसा आ गया, सही है ना। वो 5/2 बाहर निकाल लेंगे अपन, नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसा आ गया ना। मतलब ये आयोटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, उसे 2 कट जाएगा, इसको ऊपर ले गया, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, therefore a will be equal to minus cot of 5/2. What is 5? 5 is this, 5/2, 5/2 is theta plus 2 m pi upon 8, और यहाँ m की जगह 0 1 2 3 रख दूंगा ना, तो 4 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। और ये चारों के चारों क्या है, रियल है। या तो इतना करते अपन, लेकिन हमें a निकालना नहीं था ना, तो फटाफट मॉड का यूज कर लिया हमने, तो पता लग गया कि वो रियल एक्सिस पर आ गया। इससे अच्छा सवाल है, मतलब फटाफट रूट निकालना तो उससे कर लो, रूट कैसे आ रहे हैं ये पता लगा लिया, रूट निकालना तो ऐसे कर लो आप। अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट हो, वो तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करके कर लो आप, है ना, सर्कल का सेंटर रेडियस, क्यों भाई। इसके बाद नेक्स्ट 26 में कोई डाउट हो, 26 में ये जेई में आया हुआ सवाल, इसमें ये वाला पार्ट जो है -n/2, ये जेई एडवांस में आया हुआ पहले सब्जेक्टिव एग्जाम में ना, तो वो तो क्या है, यहाँ थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने, यानी ए और सी ऑप्शन चेक कर लो। वो तो ए निकालने के बाद या सी निकालने के बाद फिर बी सी निकालना आसान है, फिर ए और डी, ए और डी तो एक ही है ना भाई हमारे पास, ए और डी में एक करेक्ट होगा, तो उसको निकालने के बाद फिर सवाल करना आसान है एक्चुअली हमारे लिए, वरना फिर डायरेक्ट जब पूरा करवाया था तो वो टफ था सोचना कि मैं कैसे निकालूंगा इसको ना, टफ। तो इसमें तो क्या है, ऑप्शन हो गया ना, तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन निकालते हैं अपन, आर बराबर 1 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, n-1 तक लिखा हुआ है, n-1 तक, और क्या लिखा हुआ है, n-r इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर आर, ये हमें सम निकालना है, तो लगा दो इसमें सम, इस सम को एस मान लो, और इसमें आर की जगह पहले 1 रख दो, तो ये आ गया n-1 अल्फा रेस्ट टू पावर 1। दोबारा आ सकता है सवाल ये ना, α-2 अल्फा स्क्वायर, फिर n-3 अल्फा क्यूब, और लास्ट में कितना आ जाएगा, आर की जगह हम रखेंगे n-1, तो n-1 है ना, और अल्फा रेस्ट टू पावर n-1, ये ऐसा 1 भी लिख सकता था उस लास्ट वाले को मैं, लेकिन इंटेंशनली उसको मैंने n-1 ही लिखा है ना। अब ये कितना आएगा, n अल्फा, ये n अल्फा स्क्वायर, n अल्फा क्यूब, n अल्फा रेस्ट टू पावर n-1, इन सब में से n बाहर निकाल लो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेस्ट टू पावर n-1, 1 जोड़ दो, 1 को माइनस कर दो, व्हाट दिस सम इज 0, माइनस n आ गया वो तो, है ना, 1 जोड़ दिया अपनी मर्जी से, 1 माइनस कर दिया। अब ये क्या आया, माइनस का अल्फा, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस का 3 अल्फा क्यूब, n-1 दिस, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, इट विल बिकम अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा क्यूब प्लस एंड सो ऑन n-1 इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर n-1। ये क्या बन जाएगी, एजीबी बन जाएगी, इस एजीबी का सम अलग से निकालना पड़ेगा, तो ये तो कितना हो गया, -n हो गया, उसको मान लिया एस डैश, हमने उसको एस डैश मान लिया, उस सीरीज को, उसका सम अलग से निकाल दो और यहाँ रख दो, उससे ऐसा आ जाएगा। एजीपी निकालना आता है ये अपने, तो एस डैश बराबर कितना हो गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा क्यूब एंड प्लस एंड सो ऑन n-1 अल्फा रेस्ट टू पावर n-1, ये ऐसा आ गया, मतलब अल्फा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये आ गया अल्फा इंटू एस डैश, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब, यहाँ आ जाएगा n-2 इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर n-1 एंड प्लस n-1 इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर n। ये होता है ना, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे किसका देते हैं, दोनों को माइनस कर दो बस आप, तो ये दोनों को माइनस कर दिया, तो ये माइनस कर, तो यहाँ से क्या आ गया, एस डैश तो कॉमन आ गया, वी गेट 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बचेगा, फिर ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये अल्फा क्यूब आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा रेस्ट टू पावर n-1 माइनस n-1 इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर n, बड़ी अल्फा रेस्ट टू पावर n 1 आ जाएगा, है ना, अल्फा की पावर n तो 1 आ जाएगा भाई हमारे पास, तो ये तो 1 हो गया हमारे पास, समझ रहे ना क्यों 1 आ रहा है, nth रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है ना, ये 1 आ गया। अब देखो इसके साथ क्या कमी थी, 1 की कमी थी,
तो 1 की कमी इसने पूरी कर दी, +1, वो तो 0 हो गया। अब क्या बचा है, -n बचा बस, तो -n, तो एस डैश कितना आ गया, -n/1 माइनस अल्फा। पर इसको रख दो वहां पर एस डैश को, तो उससे ऐसा आ जाएगा ना। मतलब ये सवाल भी दोबारा आ सकता है, हो सकता है एक ही पार्ट दोबारा आ जाए, पूरा भी आ सकता है दोबारा, है ना। तो ये रख दिया उसको हमने, तो जैसे हम यहाँ रखेंगे ना इसको, तो क्या आ जाएगा, s इजिकल टू -n के स्थान पर -n माइनस, और वो कितना आ गया, -n/1 माइनस अल्फा। पर इसका एलसीएम एलसीएम ले लिया हमने, 1 माइनस अल्फा, तो माइनस का n प्लस n इंटू अल्फा और प्लस n, दिल विल कम आउट टू बी n/1 माइनस अल्फा। ये ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वो बाकी पार्ट लाना आप, अब वो डायरेक्ट उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा था, वो सी और डी में जो लिखा हुआ है ना, बी और डी में वो पूछा था उन्होंने प्रूव करने के लिए ना, तो वो मुश्किल था मतलब एकदम। अब इसके बाद तो वो लाना आसान है, यहां तक अगर पहुंच गए तो लाना आसान। अभी एस क्या लिखा हुआ है, देखो एस लिखा हुआ है सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर n-1, क्या लिखा हुआ है, दिस इज n-r इंटू अल्फा रेस टू पावर r। ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये हमारे पास है, ये तो प्रूव कर दिया हमने, ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब देखो बी और डी लाना है ना मुझे, बी और डी, बी और सी, तो उसमें देखो आप हमारे पास दोनों के अंदर n-r तो है, एक में साइन है और एक में कॉस है, तो व्हाट दिस अल्फा इज, इमेजरी nth रूट ऑफ इन्फिनिटी, है ना, उन्होंने दे रखा है ना, अल्फा इज इमेजरी nth रूट ऑफ इन्फिनिटी ना। तो हमारे पास अल्फा, हम जानते हैं अल्फा अगर इमेजरी nth रूट इन्फिनिटी है, तो दिस इज e रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई बाय n, ये है अल्फा हमारे पास, समझ रहे हैं। अब इसमें देखो हमें एक में क्या है, एक में लिखा है हमें ये अल्फा है, हमें अल्फा की पावर r चाहिए, यहाँ अल्फा की पावर r, तो व्हाट वी कैन से अबाउट अल्फा की पावर r, e रेज़ टू पावर आइटा 2r पाई अपॉन n। तो अगर मैं इस अल्फा की पावर r की जगह यहां रख दूं, तो इसका रियल पार्ट क्या है, n-r इंटू कॉस ऑफ 2r पाई अपॉन n, और इमेजरी पार्ट n-r साइन ऑफ 2r पाई अपॉन n। तो हमें इस अल्फा को यहां रखकर इसका रियल और इमेजरी पार्ट निकालना है। इसके रियल पार्ट का आंसर बी ऑप्शन आएगा, इमेजरी पार्ट का आंसर, रियल पार्ट का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा, इमेजरी पार्ट का आंसर बी ऑप्शन से बढ़ जाएगा। तो हमें इसका भी रियल इमेजरी पार्ट तो समझ में आ गया हमारे, इसका रियल इमेजरी पार्ट निकालना है अपने को, ताकि कंपेयर कर दें रियल पार्ट के बराबर, इमेजरी पार्ट के बराबर, है ना। तो यहां तो लिख ही दिया हमने, ये कितना आ गया, सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर n-1, ये n-r की जगह n-r आ गया, और ये कितना आ गया, e रेज़ टू पावर आइटा 2r पाई अपॉन n। इसका रियल पार्ट, इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट सी ऑप्शन है, और इमेजरी पार्ट बी ऑप्शन है, ये समझ में आ गया। वो लिखेंगे ना इसको, e की पावर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, अलग अलग कर देंगे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n-1, ये आ गया n-r इंटू कॉस ऑफ 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा n-r साइन ऑफ 2r पाई अपॉन n, ये ऐसा आ जाएगा मतलब। तो इस सिग्मा को यहां लगा दूंगा तो ये तो रियल पार्ट बन गया, सिग्मा को वहां भी लगा दूंगा तो इमेजरी पार्ट बन जाएगा। अब हमें इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है, x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में, ताकि कंपेयर कर लें अपन और रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दें। सिग्मा तो लगा सकता हूँ ना अलग अलग करके, यहाँ अलग लगा दूंगा, तो ये रियल, ये सी ऑप्शन बन गया, ये बी ऑप्शन बन गया। अब उसको भी मुझे इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में, तो उसमें अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इज n, तो n है, व्हाट इज अल्फा, e रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई बाय n, और 1 माइनस e रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई बाय n। बस अब तो बात पकड़ में आ गई आपके ना, यहां से कॉमन ले लेंगे और वो सिंप्लीफाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा 2 आइटा साइन थीटा बाई 2, समझ रहे हैं, ऊपर जाके कट जाएगा। अब कर लेंगे फिर रियल इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो टफ था मतलब ये सोचना, यहां तक पहुंचने के बाद वो निकालना आसान था, वो डायरेक्टली उन्होंने प्रूव करवाया था उस वक्त ना। अब ये दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि दोबारा मुझे लगा नहीं कि ऐसा कभी आया है ना, तो कहीं ना कहीं वो पहला ए ऑप्शन आ सकता है या ऐसा कुछ पूछ सकते हैं मतलब है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 में को डाउट हो, 9 में को डाउट पता, 9 सवाल आगे भी आया हुआ है, ये मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 3 के, ये अपनी शीट में था, और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर ये 15, ऐसा ही ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 15, ये सेम सवाल है, अपनी शीट में था वो आया हुआ है सवाल है ना, सेम सवाल है। बताना 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताना करके। 9 के बाद नेक्स्ट 17 में को डाउट हो, 17 ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आ सकता है ना, ये भी अच्छा सवाल। इसमें क्या लिमिट ऑफ सम लगाना पड़ेगा अपने को, लिमिट ऑफ सम। देखो सिग्मा हम या तो लिमिट के सवाल करें, ये हम जानते हैं, अब तो कभी लिमिट लगी होती है ना इनफाइनाइट,
तो लिमिट ऑफ सम से भी होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करने से भी होता है ना, उसमें आर बाई एन वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। तो एल तो है ही से हमारे पास, इसलिए अच्छा सवाल है ये। लिमिट एन, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी यूज हो गया, इसमें दोनों काम हो गए। मिक्स सवाल आते हैं अक्सर जे एडवांस में ना, एक कंसेप्ट पे दो तीन कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं, एक सवाल बना देते हैं ना। तो लिमिट हमारे पास लगा हुआ है एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो वो जो सम लिखा हुआ है ना, जनरल टर्म लिख दिया उसका मैंने, ऊपर तो सब में एन है, जो वेरी कर रहा है उसको आर रख दो, तो ये हो गया आर माइनस एन ओमेगा, और ये हो जाएगा आर माइनस एन ओमेगा स्क्वायर। ये सिग्मा, और आर बराबर 1 से आर बराबर एन तक लिख दो उसको साहब, ये ऐसे लिख दिया मैंने, सही है। फर्स्ट सम के अंदर 1 लिखा हुआ था, लास्ट में एन लिखा हुआ था, तो आर के लिए अब इसमें क्या करेंगे, हम आर बाई एन क्रिएट करेंगे। तो आर बाई एन क्रिएट करने के लिए मुझे यहां से एन बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैंने यहां से एक एन बाहर निकाला, हो जाएगा आर बाई एन माइनस का ओमेगा। फिर मैंने यहां से एन बाहर निकाला, तो आर बाई एन माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस एक एन से एन को काट दो, है ना, एन तो नॉन जीरो है, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मतलब एन नॉन जीरो है, तो एन को एन से काट सकता हूं। अभी क्या बन गया, सिग्मा आर इजिकल टू 1 से लेकर एन, इसको मैं से लिख सकता हूं 1 अपॉन आर बाई एन माइनस ओमेगा आर बाई एन माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाई एन, इंटू 1 बाई एन लिख सकता हूं उसको। वो जो नीचे बचा ना एन हमारे बाबू, 1 बाई एन लिख दिया ना। अब हम लिमिट लगा रहे हैं ना भाई, इस लिमिट और सिग्मा से तो क्या आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आर बाई एन की जगह क्या लिख दें, एक्स, और 1 बाई एन की जगह dx। अब लिमिट लगानी है ना, तो लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आर बाई एन की लिमिट निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट निकालने के लिए आर की मिनिमम वैल्यू रखो, 0 आ गया। अपर लिमिट निकालने के लिए आर की हाईएस्ट वैल्यू, एन बाई एन से बनाओगे। और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है ना भाई, समझ रहे हैं। तो ये 0 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। मतलब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, आता ही है इंटीग्रेट करना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स की फॉर्म बन गई है ना, एल निकल जाएगा फिर वो जो भी चाहे। अच्छा सवाल है, मतलब आने लायक सवाल। और कौन सा है, 19 में को डाउट हो, ऊपर जेड लिखा हुआ है नीचे जेड बार है, ऊपर जेड है नीचे जेड बार है ना, क्योंकि हम जानते हैं उसके 15 रूट है ना, 5th रूट 15 तो डिग्री की बात कर रहे हैं, 15 रूट होंगे, उनमें से एक 1 होगा, बाकी 7 ऊपर है और 7 नीचे है हमारे पास, है ना, क्यों भाई। तो वो जेड अपॉन जेड बार हो गया, मतलब एक तरह से, क्योंकि ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है ना, वो ऊपर जो लिखा है 1 प्लस जेड 1 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, जेड 7 तक लिखा हुआ है। फिर अब इसका मैं कॉन्जुगेट कर दूंगा तो क्या आएगा, जेड 1 बार, वो जेड 8 हो गया। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऊपर वाले को मैंने जेड मान लिया, नीचे वाले को मैंने जेड बार मान लिया, ये निकालना है मतलब मुझे। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने जेड मान लिया, इसको मैंने जेड मान लिया, समझ रहे हैं बात। तो नीचे वाले को जेड बार लिख सकता हूं मैं ना भाई, 1 का बार तो 1 ही होगा ना, नहीं, ये नहीं आया समझ में। अब ये क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया है। बस जेड का आर्ग्यूमेंट निकालना है मुझे ना, तो ये जीपी का सम लगा दो यहाँ पर ना। अभी अगर 15 रूट यूनिटी है, तो ये जेड 1 क्या है बेसिकली, ये 1 के बाद पहला रूट आ गया है, मतलब इस जीपी का कॉमन रेशियो यही तो होगा। तो जेड 1 कितना हो गया, जेड 1 इजिकल टू ई रेस्ट पावर आएटा 2 पाई अपॉन 15, ये ऐसे हो गया ना, ये जेड 1 हो गया। अब इसको जेड 1 लिखो या ऐसे लिख दो आप कि जेड बराबर क्या हो गया 1, इसको अल्फा बोल देते हैं अपन, इसको अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा क्यूब, और इसको अल्फा रेस्ट पावर 7, ये ऐसे हो गया, जहां अल्फा बराबर ही है हमारे पास उस 15 रूट इन्फिनिटी का कॉमन रेशियो, ऐसे लिख दिया। नहीं समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस जीपी का सम निकाल लो, और ये जो जेड आएगा उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है बस अपने को ना, और सम हम निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखो ए इंटू आर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1, बस इसको ऐसे लिख दो आप, तो उससे कितना आ जाएगा, ई रेस्ट पावर आएगा कितना आ गया वो, दिस इज 16 पाई अपॉन 15 -1 अपॉन 16 ही आएगा ना, और वो कितना आ गया, ई रेस्ट पावर आएगा 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 15 -1, बस इसको मैनिपुलेट कर लो और क्या हुआ अपना, नहीं वो वहां से बाहर निकाल लो, यहां से बाहर निकाल लो, समझ में आ रहा है। तो वैसे ऐसे निकल रहा है, वो ऐसे सिंप्लीफाई करने पर ही ऐसा आ जाता है ना, दिस इज साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 15, साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 15 अपॉन साइन ऑफ cos ऑफ पाई अपॉन 15, अगेन साइन ऑफ पाई अपॉन 15, साइन ही आएगा, नीचे भी माइनस साइन ही है ना, तो साइन पाई अपॉन 15,
और e रेस्ट पावर आएगा 14 पाई अपॉन 15 e रेस्ट पावर आएगा, हाँ दिस इज 14 नहीं 7 पाई अपॉन 15, ये ऐसा आ जाएगा। तो वो जो जेड था ना उसको ऐसे लिख दिया मैंने, आर आर e रेस्ट पावर आएगा थीटा। इस समझ में आ गया कैसे लिखा? यहां से बाहर निकालेंगे ना अपन, 8 पाई अपॉन 15 बाहर निकालेंगे, और यहां से e की पावर आएगा पाई अपॉन 15, तो 8 पाई अपॉन 15 पाई अपॉन 15, तो 7 पाई अपॉन 15 आ जाएगा। फिर ऊपर बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे भी 2 आयोटा साइन थीटा, तो 2 आयोटा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आर हो गया, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना ये मेरे हिसाब से, इस एंगल का साइन पॉजिटिव आएगा, इस तो ये आर मॉड ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। तो हमें जेड का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो 7 पाई अपॉन 15 आ गया, तो डबल करने से कितना आ जाएगा, 14 पाई अपॉन 15 आ जाएगा बस। और कौन सा है? एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 में को डाउट हो, फर्स्ट में को डाउट, मैनिपुलेशन है इस फर्स्ट में ना, मतलब अपने को आंसर निकालना है बस है ना, मतलब वो मैथमेटिकली करना है अपने को ना। तो उसमें दे रखा है उन्होंने, एक सर्कल दे रखा है, वो जेड नोट दे रखा है उन्होंने कि एक्स नोट माइनस वाई नोट है ना, तो पहले वाले सर्कल को ऐसे लिख दो आप, जेड माइनस जेड नोट इजिकल टू आर, ये पहला वाला सर्कल हो गया ना, ताकि टाइम कम लगेगा लिखने करने में। सेकंड वाला सर्कल ये हो गया ना, जेड माइनस जेड नोट इजिकल टू आर, है ना। और एक हमें रिलेशन दे रखा है, एक उन्होंने दे रखा है, मतलब मैथमेटिकली ये है हमारे पास 2 जेड नोट के मॉड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2, ये दे रखा है। तो इसको ऐसे लिख लो आप, तो अच्छा लगेगा देखने में, ये मॉड जेड नोट का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये दे रखा है। अब हमें मॉड अल्फा निकालना है इससे ना, तो हमें दे रखा है कि अल्फा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो अल्फा रख दो यहाँ, तो अल्फा माइनस जेड नोट बराबर आर, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये अल्फा माइनस जेड नोट, अल्फा बार माइनस जेड नोट का ये आर स्क्वायर आ गया, यहां से आ गया मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई है ना, वो जेड इंटू जेड बार कर दिया बस अपने ना। इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 1/अल्फा बार, 1/अल्फा बार रख दो उसमें, जेड की जगह 1/अल्फा बार रख दिया, बराबर 2 आर आ गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस का 2 अल्फा बार जेड नॉट अपॉन अल्फा बार इजिकल टू 2 आर। अब ऊपर नीचे मॉड को अलग कर दो ना, है ना, समझ में आ गया ना, ऐसे लिखा है, एलसीएम ले लिया इसका। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, अच्छा लगेगा दिखने में, 2 अल्फा बार जेड नॉट माइनस 1 अपॉन अल्फा बार, सही लिखा है भाई। 1 माइनस जेड का मोड लिखें कि जेड माइनस 1 का मोड लिखें, ऐसा अच्छा लग रहा है दिखने में, मुझे ऐसा अच्छा लगता है यार दिखने में, एक्स माइनस 1 अच्छा लगता है दिखने में 1 माइनस एक्स के मुकाबले, मतलब अपनी अपनी पसंद है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है दिखने में। हो सकता है आपको 1 माइनस एक्स लगता हो अच्छा, अपनी अपनी चॉइस है वो तो खैर। तो मैंने इसलिए ऐसे लिख लिया है ना, कंफर्टेबल, अपनी आंखों को कंफर्टेबल लगे, इसलिए ऐसे लिख लिया है। अब मॉड अलग अलग कर दो, तो मॉड अल्फा बार इज सेम एज मॉड अल्फा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा बार जेड नॉट माइनस 1 2 आर मॉड अल्फा बार, या 2 आर मॉड अल्फा। अब स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि मॉड जेड नॉट का स्क्वायर चाहिए ना अपने को भाई, ये चाहिए अपने को, क्योंकि ये हटेगा तभी मॉड अल्फा निकलेगा, आंसर तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है हमारे पास में, तो इसलिए इसकी स्क्वायरिंग कर दी हमने। तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बार जेड नॉट माइनस 1 2, अब इसका कॉन्जुगेट, तो अल्फा जेड नॉट बार माइनस 1, और इसकी स्क्वायरिंग करने पर आ गया 4 आर स्क्वायर मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर और जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर ये रिलेटेड है हमारे पास, तो हम पूरी इक्वेशन में या तो मॉड जेड नॉट क्रिएट कर लेंगे या आर स्क्वायर क्रिएट कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 4 मॉड अल्फा का होल स्क्वायर मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बार जेड नॉट माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा जेड नॉट बार प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारे पास है, मॉड अल्फा निकालना है, तो ये जो मॉड जेड नॉट है और ये जो आर है हटाने हैं अपने को ना, उनमें रिलेशन दे रखा है। तो ये 2 इक्वेशन हो गई एक तरह से हमारे पास, देखो आप 2 इक्वेशन हो गई, एक यहाँ भी आई थी ना कुछ हमारे पास, ये इक्वेशन ये आई थी। तो इसमें देखो ध्यान से, ये टर्म हमारे पास सिमिलर आ रही है ना, ये यहाँ भी और ये यहाँ भी है, तो यहां से निकाल के वहां रख दो उसको। तो मुझे या तो मॉड अल्फा चाहिए, या मुझे जेड नॉट चाहिए मॉड ऑफ जेड नॉट, या मुझे आर चाहिए ना,
बी तो हटाने ना मुझे, नहीं तो यहाँ मॉड जेड नोट आ रहा है ना, यहाँ मॉड अल्फा आ रहा है ना, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ, देयरफॉर यहाँ से निकाल के रख दो अल्फा जेड नोट बार, अल्फा बार जेड नोट इज इक्वल टू, दिस इज कितना आ गया है, दिस इज आर स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर माइनस मॉड जेड नोट का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये ऐसे निकालेंगे, ये उधर इंटरचेंज किया है ना मैंने, तो उससे आएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड जेड नोट का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, मतलब इसको वहां रख दो आप, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 मॉड अल्फा का स्क्वायर जेड नोट का स्क्वायर -2 मैंने कॉमन ले लिया, और ये कितना आ गया, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड नोट का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर मॉड जेड नोट का स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने ना, ये 2 नहीं था यहाँ, आप भी देख रहे हो ना, मजा ले रहे हो, करने दो उसको कैसे लाएगा आंसर, ये 2 नहीं आएगा ना, देखो यहाँ ये 2 नहीं था यहाँ पर, वो तो एलसीएम लिया था, अल्फा बार तो एलसीएम आया, ये 2 यहाँ नहीं है, तो फिर ये 2 यहाँ नहीं है ना, अब आप कर लेंगे ना, कर लेंगे अब तो मैनिपुलेट करके, फिर ये इसमें क्या करना आप, कि इस हमें मॉड अल्फा तो चाहिए, है ना, वो गलती हो गई मेरे से लिखने में ना, इसमें मॉड अल्फा तो हमें चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ जेड नॉट स्क्वायर जहां भी आ रहा है ना, वहां आर स्क्वायर +2/2 लिख दो आप, तो अपने आप वो आर वाला फैक्टर कट जाएगा इसमें, मॉड अल्फा में इक्वेशन बचेगी और अपने आप मॉड अल्फा निकल जाएगा, वो गलती हो गई बेसिकली ना, तो ये 2 यहां से भी हटेगा, फिर 2 यहां से भी हट जाएगा, ये फिर 2 यहां से भी हटेगा ना, और 2 के हटने से फिर यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, 2 के हटने से ये 2 हट जाएगा, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से फिर ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 4 नहीं आएगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, फिर यहाँ भी 2 नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ भी 2 नहीं आएगा, और यहाँ 4 नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ मॉड जेड नॉट क्या, तो इसके फैक्टर वगैरह कर लो, जैसे इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो आप फैक्टर कर लो, या तो जैसे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, मॉड अल्फा का कर लेंगे अभी ना, मॉड अल्फा का होल कर लेंगे, मतलब इसे फैक्टर नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, जैसे फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ से फैक्टर कॉमन ले लो, ये मॉड अल्फा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मॉड जेड नॉट का स्क्वायर -1 आ गया है ना, और ये एक, ये तो मैंने कवर कर लिया एक इसके साथ, ये माइनस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने, -1 लिख दिया है, तो ये माइनस का मॉड जेड और ये +1 हो गया हमारे पास, फिर ये प्लस आर स्क्वायर बचा, उस आर स्क्वायर को उधर ले जाओ आप, तो 4 आर स्क्वायर मॉड जेड नोट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, बस अब ये फैक्टर हो गए, और मॉड जेड नेट के स्थान पर रख दो ना, वो आगे ना, ये क्या था हमारे पास, मॉड ऑफ जेड नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू r² / 2 +1 था, ये देखो, तो ये मॉड जेड नोट का स्क्वायर -1, इसके स्थान पर r² / 2 रख दो, यहां भी r² / 2 रख दो, मतलब वो आर की टर्म को आर का फैक्टर कट जाएगा और फटाफट मॉड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेटिव ज्यादा था मतलब, है ना। सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, थर्ड में को डाउट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में को डाउट, थर्ड में डाउट, थर्ड के बाद फोर्थ में डाउट, थर्ड में क्या करो आप, मतलब थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो, क्योंकि प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे टाइम लगेगा, वो ये बोल रहे हैं कि भाई एन की वैल्यू बताओ आप, कि वो पी जो मैट्रिक्स है ना, वो कितने बाई कितने का हो, किस ऑर्डर का लें हम, कि पी स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए, ये पता लगाना है अपने को। अब देखो यहाँ एन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो 55/55 का मैट्रिक्स बना के थोड़ी देखूंगा मैं, तो एक लॉजिक लग जाएगा, जैसे पी स्क्वायर भी जैसे अगर मैंने पी स्क्वायर निकाला, मैंने मान लिया वो 1/1 का है, मान लो, मान लिया पी 1/1 का है, तो अगर पी 1/1 का है तो उसमें एक एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट क्या होगा, 1 1 होगा बस, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर निकालो, तो पी स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये सिंगल एलिमेंट और ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ओमेगा की पावर 4 आ गया, मतलब ओमेगा आ गया। तो क्या ये नल मैट्रिक्स आया है, नहीं आया, इसका मतलब n 1 हो सकता है, हमें n पता लगाना है उन ऑप्शन में से, हालांकि उसमें फिर बड़ी बड़ी वैल्यू है, अब 50/55 का थोड़ी बनाऊंगा मैं, उससे मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा, या तो कोई लॉजिक लगाए अपन, ये हमने ऐसे चेक कर लिया भाई n 1 नहीं हो सकता, अगर n 1 हो सकता है, क्योंकि अगर n 1 होगा तो पी स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, नल मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट 0 आ जाए। अब 2/2 का मान लो, तो पी को मैंने 2/2 का मान लिया, तो ये 1 1 है, 1 1 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, फिर ये 1 2 होगा, 1 2 का मतलब
ओमेगा क्यूब, नहीं आ रहा समझ में? ये 1 1 ये 1 2, भाई आई प्लस जे लिखा हुआ है ना पावर, तो वही ओमेगा स्क्वायर, फिर ये 1 2 आ जाएगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, फिर ये 2 1 भी कितना आ जाएगा, और 2 2 से कितना आ जाएगा 4, 4 का मतलब ओमेगा, 4 का मतलब ओमेगा। अब ये पी आ गया, इससे पी स्क्वायर निकाल लो, इससे अगर मैं पी स्क्वायर निकालूंगा तो देखो ये आ जाएगा, सही लिखा ना मैंने पी, तब पी स्क्वायर निकाल लिया मैंने यहां से, तो कितना आ गया, दिस इज ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा, फिर कितना आ गया +1, और ये एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी पी स्क्वायर भी नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। बाकी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी सारे जीरो भी आ जाएं, ये जीरो थोड़ी है भाई, ये तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, एंड दिस इज नॉट जीरो, और नल मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट जीरो आना चाहिए ना, यानी n बराबर 2 भी हो सकता है, अगर आप सेकंड ऑर्डर का लोगे तो भी पी स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। अब थर्ड ऑर्डर पर आ जाओ, थर्ड ऑर्डर मैंने निकाल के देखा, पी क्यूब निकाल के देखा मान लो मैंने, तो पहले 1 1 1 1 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 2 का मतलब ओमेगा क्यूब, 2 2 सॉरी 1 3 1 3 का मतलब ओमेगा की पावर 4, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 ओमेगा स्क्वायर, फिर कितना है 3 1 3 2 3 3, ये आ गया भाई। अब पी क्यूब निकाल के देख लो, जीरो आ जाएंगे सारे एलिमेंट इसके, तो n 3 नहीं होना चाहिए, मतलब निकाल के देखना पड़ेगा वो तो। अब यहां से ऐसे ये p था हमारे पास, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ओमेगा आ गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1। अब पी क्यूब, ये पी स्क्वायर निकाल रहे हैं अपने, ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो कितना व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 से ओमेगा आ गया, फिर 1 आ गया, फिर ओमेगा स्क्वायर, जीरो आ गया, सब जगह आ जाएगा ये। इसका मतलब n 3 नहीं होना चाहिए, अब 3 तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है मेरे हिसाब से ना, आप तो पूछ भी नहीं रहे थे, मैंने बता दिया फिर भी ना, आपने कहा था हो गया, फिर भी मैंने बता दिया थोड़ा बहुत आगे, ओके लो चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर। 4 में को डाउट हो, 4 में को डाउट, 4 में को डाउट, 5 में को डाउट, 6 में को डाउट, 5 में, 5 में तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो ना, 4 आने के बाद 5 आसान है, क्योंकि वो हमें डिस्टेंस निकालनी है वहां पर है ना, क्योंकि मोड निकालना है ना। 4 में तो क्या है, वो 4 तक पहुंचने के लिए तो वो हमें वो जो सेकंड S2 है वो ड्रॉ करना पड़ा हमें ना, तो वो ड्रॉ करने के बाद तो दिक्कत नहीं है फिर ना। तो हमें एक तो सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर की बाउंड्री है हमारे पास, ये आ गया मोड Z <4, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है इसमें ना, ये तो हमारे पास बन गया S1 सेट बन गया। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजरी पार्ट मुझे पॉजिटिव करना है, तो जेड को पहले मैंने एक्स प्लस आईटा वाई माना, उसका इमेजरी पार्ट निकाला, उसको पॉजिटिव किया, तो उससे आ गया x√3 प्लस वाई ग्रेटर देन 0 आ गया ना। अब छोटे बड़े की बात बाद में करते हैं, पहले इक्वलिटी को ड्रॉ करो आप, तो इक्वलिटी ड्रॉ करने पर ये लाइन आ गई, ओरिजिन से पास हो रही है, स्लोप कितना है इसका -√3, तो इंक्लिनेशन इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, स्लोप इज -√3, तो tan थीटा बराबर -√3, तो थीटा बराबर 120 डिग्री, तो 120 का मतलब हो गया 90 + 30, तो 30 डिग्री का एंगल बना दो बस आप यहाँ ना, जैसे लाइन बन गई। अब हम चाहते हैं पॉजिटिव आए, तो ये बाउंड्री तो इंक्लूड होगा नहीं, पॉजिटिव का मतलब यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लिया 4,0, तो x की जगह 4 रखो, y की जगह 0, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ गया, इसका मतलब बाउंड्री तो आएगी नहीं वो लाइन वाली, ये वाला पोर्शन आ गया ना। एक सर्कल के अंदर अंदर है हम, तो सर्कल के अंदर अंदर आ जाओ भाई आप, सर्कल के बाहर नहीं जाना आपको ना, सर्कल के अंदर अंदर आ जाओ। और एक क्या दे रखा है, एक दे रखा है थर्ड वाले में रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव का मतलब यहाँ आ जाओ भाई आप, ये रियल पार्ट पॉजिटिव है हमारे पास, रियल पार्ट, तो इन सबकी बाउंड्री क्या हो गई, इन सबकी बाउंड्री हो गई हमारे पास, रियल पार्ट पॉजिटिव, ये बाउंड्री हो गई भाई, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास, ये पोर्शन आ गया, तो इसका एरिया निकाल लिया फटाफट हमने ना, है ना, इसका एरिया आ गया हमारे पास हाफ r² थीटा, तो r बराबर 4 है, और थीटा निकाल लिया हमने, क्योंकि ये 120 था ना, ये तो 30 डिग्री था, मतलब ये 30 का मतलब ये भी 30 था, तो ये 60 हो गया, मतलब 90 + 60 5 π/6, तो हाफ r² थीटा, तो r² तो 16 हो गया, और थीटा हो गया 5 π/6, तो फटाफट एरिया निकल गया ना, है ना। इसके बाद आप सेकंड पर आ गए अपन, सेकंड में वो बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कि z क्या है, z इज बिलोंग टू s, s का मतलब, ये जो डार्क पोर्शन है इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो s है हमारे पास, है उसमें जो एलिमेंट z है, यानी z यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब उस z की हमें ये डिस्टेंस मिनिमम करनी है, 1 - 3 आएटा माइनस z, ये डिस्टेंस है,
है ना, और हमें इस डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम इस डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जेड माइनस कितना लिख सकता हूं उसको मैं, -1 + 3 आयोटा लिख सकता हूं उसको ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आ गया जेड -1 - 3 आयोटा। तो बेसिकली जेड तो जेड यानी जेड तो कहां, जेड तो यहां कहीं भी है, और ये पॉइंट क्या हो गया 1, -3 हो गया ना, 1, -3। अब 1, -3 आगे समझ में, 1, -3 एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो x बराबर 1 तो कहीं आएगा, 1, -3 यहां आएगा, इस लाइन के नीचे ना, यहाँ ऐसा आएगा। ये पॉइंट 1, -3 ड्रॉ करके देखोगे ना आप, तो यहाँ आ जाएगा वो, लाइन पर नहीं आएगा, मतलब लाइन के नीचे आ जाएगा 1, -3। अब हमें इस पॉइंट की यहां लाई करने वाले जेड से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, बस यही शॉर्टेस्ट होगी, बस ये यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। नहीं आ रहा समझ में, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, फटाफट आ जाएगा। 6 में को डाउट हो, 6 के किसी पार्ट में डाउट, 7 में को डाउट हो, 7 में तो क्या है, ऊपर से वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अल्फा की पावर अल्फा के बाहर निकाल लो, ऊपर से अल्फा के बाहर निकाल लो, ये अल्फा के बाहर निकाल लो आप, वो अल्फा अल्फा के+1 लिखा हुआ है ना, और माइनस अल्फा के लिखा हुआ है, तो यहां से मैंने अल्फा के बाहर निकाल लिया। तो व्हाट वी गेट α1 - 1, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब ऐसे नीचे से करो आप, डिनोमिनेटर ये अभी अल्फा की वैल्यू दे रखी है अपने को, यहां रख दूंगा मैंने, ऐसे नीचे से करो आप। नीचे क्या है हमारे पास, ये मोड के अंदर था हमारे पास, ये ऐसे था, तो इसका मोड अलग अलग कर दिया मैंने, मॉड ऑफ अल्फा के, मॉड ऑफ α1 - 1। अब अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा में दे रखा है उन्होंने, अल्फा के इज e⁻⁴ आयोटा, दिस इज k π/7, ये ऐसे हो गया ना, आ रहा है समझ में, एक सिंगल इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, इस वाले को बस। नाउ व्हाट इज दिस, 1, मॉड ऑफ दिस इज 1 एंड दिस इज कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर हो गया ना, ये कांस्टेंट हो गया है। अब सिग्मा लगा रखा है उन्होंने, k बराबर 1 से लेकर k बराबर 12, तो ये एक्सप्रेशन कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा ये, भाई चेंज नहीं हो रहा ना, समझ में नहीं आया है। तो ये आ गया यानी न्यूमरेटर क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया 12 इंटू दिस इंटू 12, न्यूमरेटर ऐसा आ गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था हमारे पास, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अल्फा 4k - 2 4k - 1 और माइनस अल्फा 4k - 2। तो यहां से मैंने अल्फा 4k - 2 बाहर निकाल लिया ना, वो आपको लगा होगा ये कॉमन किसे ले लिया आपने, थोड़ा ये अजीब लगा हुआ है ना, हाँ तो वो इसलिए, समझ रहे मेरी बात, ये थोड़ा अजीब लगा होगा आपको, तो वो ऐसे लिख लिया हमने, अल्फा की पावर के था ना वो हमारे पास, वो तो अल्फा की पावर k+1 कितना हो जाएगा, अल्फा k+1 कितना हो जाएगा, अल्फा k+1 इज e⁻⁴ k+1 π/7, आगे समझ में। अब उसमें से मैं अल्फा की पावर के बाहर निकाल लूंगा वो ना, है ना, तो ऐसे यहां निकाल लेंगे, तो यहां भी ऐसे बाहर निकाल लो उसको, ये अल्फा 4k - 2 में बाहर निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 - 1, ये ऐसा आ जाएगा यहां भी। इस में ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में ना, क्योंकि इनका डिफरेंस है ना भाई, तो ये ऐसा आ गया ना। अब इसका मॉड लगा दूंगा, तो ये मॉड ऑफ अल्फा 4k - 2 और ये मॉड ऑफ अल्फा 1 - 1, ये तो 1 हो जाएगा, और ये नीचे कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ऊपर 12 बार है, तो 4 आंसर आ गया इसका, कट जाएंगे ना भाई वो तो, और 4 आंसर आ जाएगा। 9 में को डाउट हो, 9 में को डाउट, टी को गायब कर दो बस, और क्या यार, जेड की जगह x+i लिखो, टी को गायब कर दो यार, यही करना है उसमें, मैथमेटिकली करना है उसमें, कोई और तो है नहीं भाई, जेड उन्होंने बोली रखा है x+i, तो रख दो यहाँ x+i रख दो बस यहाँ ना, और ये 1 क्या लिखा हुआ है, a+i इंटू टी लिखा हुआ है, टी हमें रियल नंबर दिया हुआ है, और टी नॉन जीरो भी दे रखा है ना। अब जेड लाइज ऑन, तो मुझे x5 में इक्वेशन निकालनी है मतलब, और टी गायब करना है, उसमें और भी आ सकता है ना, तो मैंने क्या करा, इसको रेशनलाइज कर दिया है, मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, a - i नीचे कितना हो गया, a² + b² t², तो रियल पार्ट को कंपेयर कर लिया, x बराबर कितना आ गया, a/a² + b² t², और y कितना आ गया, y = -bt/a² + b² t²। करते हैं ना कोनिक सेक्शन में, करते हैं पैरामीटर गायब करने वाले सवाल अपन, कई बार पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया होता है, तो पैरामीटर गायब करके कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी होती है अपने को, तो वो सब करते हैं मैंने, तो ये ऐसे लिख दिया बस फटाफट मैंने। अब इसमें हमें टी गायब करना है, तो टी गायब करने के लिए या तो ये है कि भाई यहां से टी निकालूंगा तो भी दिक्कत आएगी, यहां से टी निकालूंगा तो भी दिक्कत आएगी, तो कुछ सोचना ही पड़ेगा मतलब, तो इसको स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, इनकी इनकी स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, x² + y² =
देखो नीचे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1/, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया मतलब हमारे पास। ठीक है ना, अब मैं इसको लिख सकता, अब मुझे टी गायब करना है तो इसको लिख सकता हूं, therefore x कैन बी रिटन एज a into this, है ना, और व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस आ गया, ये लिखा ना x इज इक्वल टू a, और a के साथ क्या लिखा हुआ a इंटू दिस, तो इसकी जगह भी रख दी मैंने, तो सर्कल आ गया इससे फटाफट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माना एक्स बाई ए बराबर 0। पता ऑप्शन चेक कर लेंगे फटाफट अपन, कर लेंगे है ना, तो ऐसे टी गायब कर दे, 10 में को डाउट हो, आसान है 10 तो मेरे हिसाब से ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, अब फिर थोड़ा पढ़ा देता हूँ मैं आपको ना, ताकि फिर बचा हुआ कल कर लेंगे फिर अपन, ताकि आज खत्म हो जाएगा फिर थ्योरी वोरी, है ना, क्योंकि फिर परसों तो है नहीं क्लास अपनी, कल खत्म कर देंगे अब जो भी है बस जितना भी होगा। तो वो हम लाइन पर आ गए थे, स्ट्रेट लाइन पर, है ना, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखाया था आपको कि भाई लाइन हमारे पास, वो थोड़ा मैनिपुलेट किया था घर जाके आपने, मैंने छोड़ा छोड़ा था, तो Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन ये आ जाता है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार और प्लस 1 बी बराबर 0, वेयर बी इज रियल कांस्टेंट एंड अल्फा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और यहाँ अल्फा का मतलब है बी तो रियल को, अल्फा बराबर अल्फा बार कितना था, आयोटा इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार, और ये था माइनस आयोटा Z2 माइनस Z1, सही है ना, यही था शायद, देखो आप एक बार चेक करके, तो ये Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन को उन्होंने व्यवस्थित रूप से जमा के ऐसे लिख दिया उन्होंने ना, है ना, ये कैसा आया है मैंने समझाने की कोशिश की थी कल आपको ना, क्यों भाई, बी रियल कांस्टेंट है इसमें, दिस इज रियल कांस्टेंट, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, यार अल्फा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है ना, ऐसे लिख दिया उसको ना, यानी एक बार जेड के साथ अल्फा बार है, बार एक बार अल्फा के साथ है, और बार एक बार जेड के साथ है, सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं वो भी ऐसे आती है, जेड इंटू जेड बार अल्फा बार जेड प्लस फिर अल्फा जेड बार प्लस के बराबर 0, फिर के इज रियल कांस्टेंट, नाउ व्हाट इज द सेंटर, सेंटर जो जेड बार का कोफिशिएंट है, सेंटर इज माइनस अल्फा एंड द रेडियस इज अल्फा इंटू अल्फा बार, तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया हमारे पास, है ना, इसमें अल्फा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और बी इज रियल कांस्टेंट, तो ऐसे लाइन आ गई, तो लाइन के बारे में देखा था, मतलब ऐसे भी कभी लिखा आ जाए तो लाइन, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप वगैरह सब मैंने लिखाया था कल आपको, रियल स्लोप वगैरह वो सब मैंने लिखवा दिया था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 कैन आल्सो बी रिटन एज Z Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 Z2 बार 1 बराबर 0, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 कैन आल्सो बी रिटन एज, 2 पॉइंट फॉर्म लिखते हैं ना डिटरमिनेंट फॉर्म में अपन, है ना, एक्स वाई लिखते हैं, फिर X1 Y1 1 X2 Y2 1, जैसे यहाँ 2 पॉइंट है हमारे पास, ये बेसिकली ये मैथमेटिशियन का ऑब्जर्वेशन था, वो जो कल मैंने लिखाया था ना आपको, उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं बनना, वो मैंने छोड़ा था, मैंने कहा मैनिपुलेट कर लेना अब आप, वो ये आ जाता है इसको एक्सपेंड करने पर, वही आ जाता है ना, तो लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से भी लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 को लिखा जा सकता है, और उसको देख सकते हैं अपन, मतलब अलग अलग तरीके हो गए लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 को लिखने, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में मैंने लिखा दिया, है ना, उसके बाद मैंने Z इज इक्वल टू Z1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1 की फॉर्म में लिखा दिया, उसको मैंने अल्फा बार जेड उस फॉर्म में लिखा दिया, इस फॉर्म में लिखा दिया, Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन को बनना बहुत सारे तरह से लिख दिया, मतलब मैंने, एक और लिखे थे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब वो चिंता की बात नहीं है ना, बस अपन तो पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा कभी आ जाए काम आ जाए, भगवान की पता नहीं क्या मर्जी रहती है ना, और नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं, 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं उन सवालों को, तो भी कर लेते हैं अपन, है ना, ऐसी बात नहीं है, कई बार वो 2D में कन्वर्ट करके भी करना भी कंफर्टेबल, लेकिन कभी ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाए तो भाई टाइम बच जाएगा अपना, और क्या है ना, बस फटाफट लिख पाएंगे उसको ना, तो एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड perpendicular to the line joining origin and Z1, find the equation of line passing through Z1, क्या लिखा है मैंने, passing through Z1 and perpendicular to the line joining origin and Z1, ये लाइन निकालनी है अपने को ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालने की कोशिश करनी है, कैसे लिखें,
the equation of line passing through Z1 and perpendicular to the line joining origin and Z1. कैसे लिख सकते हैं उसको देखो अपन, या मैं बता देता हूँ फटाफट लिख करना है। ये Z1 हमारे पास है, कहीं भी मान लो आप, ये एक पॉइंट हमारे पास है, हम चाहते हैं भाई यहाँ लाइन यहां से पास हो और इनको मिलाने वाली लाइन की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन मुझे निकालनी है ना, इस लाइन को मुझे निकालना है, ठीक है ना, वो Z1 से पास हो रही है और ओरिजिन और Z1 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा, इस जो लाइन हमें निकालनी है ना, चाहे हम 2D में निकालें, चाहे वेक्टर में निकालें, चाहे 3D में निकालें, लाइन पर एक मूविंग पॉइंट मानना पड़ता है अपने को। अब यहाँ मूविंग पॉइंट का मानने का मतलब क्या है, मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया हमने, तो मान लिया भाई यहाँ एक मूविंग पॉइंट Z है हमारे पास, अब हम चाहते हैं Z इसी लाइन पर मूव करे, तो हमने क्या करा, ये मूविंग पॉइंट को इस वेक्टर से मिला दिया, ये वेक्टर बना दिया हमने Z माइनस Z1, और एक वेक्टर ये बना दिया Z1 माइनस 0। वेक्टर मूवेबल होता है तो Z1 माइनस 0 वेक्टर को आगे बना दो, ये वेक्टर बना दिया हमने Z1 माइनस 0। इनके बीच में एंगल कितना है, π/2 है ना। और किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा लग रहा है आपको, इसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसका भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि Z तो मूविंग है, वो यहां भी आ जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस 0, ये एंगल या तो प्लस π/2 होगा या माइनस π/2 होगा, प्लस π/2 या माइनस π/2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through Z1 and perpendicular to the line joining origin and Z1, है ना, समझ में नहीं आया, आगे ना भैया, एंगल बिटवीन वेक्टर हो गया ना, ये हम जानते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, एक तो ऊपर वाला वेक्टर है Z1 Z वेक्टर, और नीचे वाला क्या हो गया, ओरिजिन ओ Z1 वेक्टर हो गया ना, ये Z1 माइनस 0 वेक्टर बन गया। अब अगर हम चाहते हैं Z यहां मूव करे, तो इसके बीच में एंगल और इसके बीच में एंगल हमेशा π/2 होगा या माइनस π/2 होगा। Z अगर यहां मूव करेगा तो इसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा होगा, प्लस π/2 आएगा, यहां वाला इसका ज्यादा आ जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे लिख दिया ना। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ट्रेनिंग, या इसको ऐसे लिख लो आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। अब ध्यान से देखें भाई, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 है, या तो ये प्योरली इमेजरी है, और अगर प्योरली इमेजरी है तो इस लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Z माइनस Z1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू आयोटा लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा बिलोंग्स टू आर। जैसे कल हमने लेमडा लिखा था ना, क्योंकि वहां 0 और पाई आया था, तो लेमडा लिख देता, आज ये प्योरली इमेजरी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये लाइन ऐसे आ गई, Z माइनस Z1 इज इक्वल टू आयोटा लेमडा इंटू Z1, तो Z बराबर Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा लेमडा, लेमडा क्या है, रियल है ना। ये इस लाइन को ऐसे लिख, दिस इज लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड परपेंडिकुलर द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड Z1। तो चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात, ये ऐसे लिखें ना, ये तो एक ही बात हो गई, ये वाला और ये वाला तो एक। अब जब इस लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो एस फॉर्म में एज्यूम कर लो उसको आपने, आगे समझ में। अब ध्यान से देखो आप, हम जानते हैं भाई लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप भी हम जानते हैं ना, है ना। या हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है, इसका मतलब Z प्लस Z बार बराबर 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस माइनस पाई, इसको Z बोल रहा हूं मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बराबर प्लस माइनस π/2, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, प्योरली इमेजरी। और अगर Z प्योरली इमेजरी है तो Z प्लस, और Z प्योरली रियल हो तो Z बराबर Z बार, तो Z प्लस Z बार बराबर 0 कर दो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो therefore Z minus Z1 upon Z1 is purely imaginary, is purely imaginary. Therefore Z plus Z बार बराबर 0, इसको ऐसे लिख दिया लाइन को। तीसरा तरीका हो गया लाइन को लिखने का है, तो Z माइनस Z1 अपॉन Z1, ये हो गया Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z1 बार बराबर 0। जंग से जमा के लिख दो Z इंटू Z1 बार
This is again the equation of line passing through Z1 and perpendicular to line joining origin and Z1. तो तीन तरह से लिख दिया उस लाइन को अपने ने। अब खुदा का आज तक कभी इसे पूछ लिया उन्होंने मान लो और हमें याद निकल गया तो फिर अच्छा लग सकता है अपने को ना, नहीं वरना तो फिर इसको 2D में कन्वर्ट करके चेक करते फिर अपने ना, नहीं वो तो तरीका है ही से अपने पास। तो उस लाइन को तीन तरह से लिख दिया हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीन तरह से लिखा, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू Z1, उसको ऐसे लिख दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे देखो, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, और लाइन पर अगर दो पॉइंट है ना हमारे पास तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, Z1 Z2 दोनों पॉइंट दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार मान Z2 बार, है ना, ऐसे भी लिख सकते, हालांकि आएगा वो यही, लेकिन ऐसे भी लिख दिया। अब हम चाहते हैं ये लाइन परपेंडिकुलर हो, इस लाइन पर दो पॉइंट है, तो इनको मिलाने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो गया, Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो गया, इस पर भी दो पॉइंट हमारे पास है, एक तो Z1 है एक ओरिजिन है, तो Z1 माइनस 0 अपॉन Z1 बार माइनस 0 बराबर 0। ये W1 प्लस W2 बराबर 0 हो गया। तो ये वही लिखा हुआ है अल्टीमेटली, देखो आप, ये वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, वो यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वो। इसको उधर ले जाओ, फिर इसको नीचे लेके आ जाओ और उसको उधर ले जाओ, दिख रहा है, अल्टीमेटली वही आ जाएगा। उसको भी अगर मैं आगे सोल्व करूंगा अब तो वही आ जाएगा अल्टीमेटली। तो फटाफट आ गया हमारे पास लाइन जोनिंग ओरिजिन और Z1, फटाफट आ गया। लिख लो, एक सवाल लिखते हैं अपन, देखे मान लो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, show that equation of tangent to the circle, show that equation of tangent to the circle at a point Z1, at a point Z1, show that the equation of tangent to the circle at a point Z1 is Z into Z1 bar plus Z bar into Z1 minus 4a square बराबर 0, minus 4a square बराबर 0, minus 4a square बराबर 0, ये दिखाना है मुझे ना। Show that the equation of tangent to the circle at a point Z1 is this. तो अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को 2D में कन्वर्ट कर लूंगा और Z1 को मान लूंगा x1, y1 मान लूंगा ना, है ना, और यहां रख के दिखा दूंगा। पहले टेंजेंट निकाल लूंगा x1 y1 पर, फिर इसको मैनिपुलेट करके दिखा दूंगा, और क्या। भाई इस सर्कल का सेंटर 0,0 है और इसकी सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट है Z1। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में नहीं आता होगा अपने को, फिर अपन को वही करना पड़ेगा, सर्कल को 2D में कन्वर्ट कर लो, Z1 को मान लो x1, y1, वहां टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, है ना, और यहाँ Z की जगह x प्लस आइटा वाई और Z1 की जगह x1 प्लस आइटा y1 रख दो और कन्वर्ट करके दिखा दो, सेम आ रहा है ना। यही करना पड़ेगा बस, मतलब अपने वहां अल्टरनेट था, मतलब नहीं पढ़ते तो फिर वो टाइम लगा के निकाल सकते थे अपन ना। कोशिश करना है, दिमाग में रह जाए तो ठीक है, वरना तो अल्टरनेट तो है ही से अपने पास, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ देखो ध्यान से ना, अपन ऐसा निकाल सकते हैं, ये सर्कल का सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितना है इसका a√2, तो इसके सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट मान लिया हमने Z1, और यहाँ हमें टेंजेंट निकालनी है ना, तो हमें Z1 से पास होने वाली वो लाइन निकालनी है जो ओरिजिन और Z1 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। हमें Z1 से पास होने वाली वो लाइन निकालनी है जो ओरिजिन और Z1 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ना। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, Z इंटू Z1 बार प्लस Z बार इंटू Z1 माइनस का 2
मॉड Z1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अभी ड्राइव करके बताया मैंने आपको, है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड Z1। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज मॉड Z1? व्हाट इज मॉड ऑफ Z1? रेडियस a√2। तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर कितना आ गया? सिंस मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू a√2, तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। बस यहाँ रख दो उसको ना, तो ये आ गया Z इंटू Z1 बार, Z बार इंटू Z1 माइनस का 4a² बराबर 0। ये ऐसे फटाफट लिख दिया हमने ना। ये उसका फायदा हो गया बस, अदरवाइज फिर हमें सर्कल को 2D में कन्वर्ट करना पड़ता, इसको x1 y1 मानना पड़ता, फिर लाइन निकालनी पड़ती, फिर हमें यहाँ z की जगह x प्लस आइटा वाई और Z1 की जगह x1 प्लस आइटा y1 रख के निकालना पड़ता फिर अपने को, है ना। ये इससे एडवांटेज हो गया बस। इसमें लिखे नेक्स्ट inverse points with respect to a line, inverse points with respect to a line, inverse points with respect to a line, if 2 points Z1 and Z2, if 2 points Z1 and Z2 are mirror image of each other, are mirror image of each other, are mirror image of each other with respect to a line, alpha bar Z plus alpha Z bar plus B बराबर 0। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है अपन समझते हैं ना। If 2 points Z1 and Z2 are mirror image of each other about the line, about a given line, then these are called, then these का मतलब वो जो point है, then these points are called inverse points with respect to the given line। मतलब inverse points का मतलब ये है कि mirror image हो जाए ना। कभी ऐसा आ जाए find the inverse point of this, तो inverse point का मतलब मुझे उस point का mirror image ही निकालना है बस, मतलब है ना, simply। then these points are called inverse points with respect to a line। ठीक है ना। मैंने अगर 2 पॉइंट Z1 Z2 है, ये लाइन दे रखी है, मैं ये लाइन ऐसा बना दी मैंने, और मान लिया भाई लाइन का इक्वेशन दे रखा है मैंने, और ये हमारे पास एक पॉइंट हमने मान लिया P है और एक Z1 मान लिया, दूसरा पॉइंट हमने मान लिया मिरर इमेज के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये डिस्टेंस को बराबर कर दिया है ना ऐसे, और इस पॉइंट को क्यों बोल दिया हमने। ये मतलब होता है मिरर इमेज होने का कि परपेंडिकुलर भी है और ऐसे। तो इस तरह से अगर दिए मिरर इमेज है किसी लाइन के अबाउट, तो दीज आर कॉल्ड, जैसे हमसे कहा फाइंड द इनवर्स पॉइंट ऑफ Z1 विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, तो मतलब मुझे उस गिवन पॉइंट का लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालना है। अब मिरर इमेज में कैसे निकालूंगा, तो या तो मेरे पास हथियार है 2D में कन्वर्ट कर लूंगा मैं लाइन को, इसको मैं 2D में कन्वर्ट कर लूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं x, y के फॉर्म में लिख दूंगा और फटाफट 2D में कन्वर्ट करके मिरर इमेज निकाल लूंगा। वो जो पॉइंट आएगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में लिख दूंगा ना, है ना। या फिर फॉर्मूला भी होता है अपने को, ये लिख लें आगे ना, इफ दीज 2 पॉइंट्स, इफ द Z1 एंड Z2 आर इनवर्स पॉइंट बोले मिरर इमेज बोले एक ही बात है ना, समझ रहे मेरी बात। if Z1 and Z2 are inverse points with respect to the line alpha bar Z plus alpha Z bar plus B बराबर 0, then अब मैं जो लिख रहा हूं ना उसको डिराइव नहीं करूंगा मैं ना, है ना, बस फॉर्मूला लिख लेंगे अपने ना, वरना मिरर इमेज तो निकाल ही सकते हैं अपने ना। अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो इनमें रिलेशन होता है, अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज है तो हमें कुछ नहीं करना, इन पॉइंट को यहां रख दो बस। अब किसको कहां रखूंगा भाई, तो किसी को कहीं भी रख दो, ऑब्वियस सी बात है मैं जेड की जगह रखूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, Z1 तो ये अल्फा बार तो कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो हम इनको जेड की जगह रख देंगे भाई। अब मुझे 2 पॉइंट रखने, तो 2 जेड होने चाहिए, 2 जेड है, एक ही रहा और एक ही रहा। अब किसको कहां रखूं, आपकी मर्जी से रख दो, इसको यहां रख दो, दूसरे को यहां रख दो, या इसको यहां रख दो, दूसरे को यहां रख दो, है ना। इफ दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन अल्फा बार Z1 प्लस अल्फा Z2 बार प्लस B बराबर 0, या तो ऐसे लिख दो या और, अब Z1 को आगे लिख दो चाहो तो अल्फा बार Z2 प्लस अल्फा Z1 बार
प्लस बी बराबर 0। मतलब अगर ये मिरर इमेज है इस लाइन के अबाउट तो ये रिलेशन ट्रू होता है ना, ठीक है ना। मान लो ट्रू होता है ना, ठीक है ना। अब हमें इससे क्या है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा का यूज करके मेरे मतलब ये भी बेसिकली आया ऐसे होगा ये ना, ये ऐसा आया कि इनका मिड पॉइंट लाइन में रख दो। भाई अगर ये मिरर इमेज है तो इनका मिड पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, एक कंडीशन आ गई। और ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पर इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल लो, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप हम जानते हैं, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार। दोनों का सम 0 के बराबर कर दो और उन दोनों इक्वेशन से ये रिजल्ट आ जाते हैं फिर हमारे पास में। लॉजिक अल्टीमेटली वही लगाया है कि लाइन परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है। उन दो कंडीशन को मैं यूज करके ऐसा दिखा सकता हूं, ये भी आ जाता है उससे, ये भी आ जाता है ना। अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, जैसे हमें एक Z1 दे रखा है, मुझे Z1 का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालना है। तो मैंने मान लिया भाई Z1 का मिरर इमेज Z2 है, मुझे Z2 निकालना है। तो Z2 निकालने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, इसका क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहां से Z2 बाहर आएगा, मुझे फिर कोशिश करनी पड़ेगी, बाहर लगाना पड़ेगा Z2 बाहर का। समझ आया ना। तो जो मुझे दे रखा है ना उसको मैं यहां रखूंगा, उसको मैं यहां रखूंगा, और जो मिरर इमेज निकालना है उसको मैं यहां रखूंगा। समझ रहे हैं, ताकि Z2 फटाफट निकल जाएगा ना। समझ पा रहे हैं, है ना भाई। किसी भी एक पॉइंट को आप तो यहां रख दो, किसी एक को दूसरे को यहां रख दो, जो दे रखा हो उसको यहां रख दो ताकि Z1 बाहर आ जाएगा, और जो निकालना है उसको यहां रख दो ना। और यहां से भी निकालना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले Z2 बाहर आएगा, बाद में क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे, मतलब है ना। याद रखना भी आसान है, एक को वहां रख देंगे, एक को वहां रख देंगे। समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं लिखें, एक सवाल कर लेते हैं बने ना। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 2 आयोटा, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ आयोटा, आयोटा लिख दो, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ आयोटा, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ आयोटा। कितना जोर लगा के पढ़ाना पड़ता है देखो आप, मतलब आपको लगता है टीचिंग इज वेरी इजी जॉब, दिस इज नॉट वेरी इजी जॉब। रोज एक तो अपमानित हो आप, रोज अपमानित भी होना पड़ता है हम लोगों को ना। अपमानित होते हैं भाई, कई बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करता है, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे बिहेव करता है ना। तो सारा अपमान सहते हुए भी सारा ध्यान हमें यहाँ रखना पड़ता है पढ़ाने में ना, रोज। भाई हीरो तो होता है ना, वो तो हीरो तो क्या है, वो जैसे पिक्चर पिक्चर की शूटिंग करते होंगे ना, तो उनको तो क्या जोर आता है ना। सामने क्राउड थोड़ी होती है, क्राउड भी होती है तो अंधेरा होता है, क्राउड दिखती नहीं है। समझ रहे हो आप। और यहाँ तो रोज लाइव शो होता है एकदम, द शो मस्ट गो ऑन। शो करने वाले को कुछ भी हो रहा हो, द शो मस्ट गो ऑन। एक बार आप आ गए तो फिर शो अच्छा होना चाहिए फिर। तो बहुत टफ जॉब हो गया अब टीचिंग है ना। वो तो अभी गनीमत है सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा। नहीं, ये आवाज बंद करना जरूरी था। आज आप जमाना ऐसा आ गया कि आप हर जगह कहीं भी खड़े हो आप। तो इसलिए क्या है कि बड़ा रिस्क का काम है अभी ये पढ़ाना भी। तो इसमें लिखे फाइंड द मिरर इमेज ऑफ आयोटा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, 2 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 2 माइनस आयोटा जेड बार प्लस 2 आयोटा बराबर 0।
हमें आयोटा का मिरर इमेज निकालना है ना, तो एक तो ये लाइन सही करनी पड़ेगी अपने को ना, ये लाइन अच्छी पसंद नहीं आ रही है, ये लाइन क्यों पसंद नहीं आ रही? क्योंकि रियल कांस्टेंट नहीं है वो, दैट इज नॉट रियल कांस्टेंट। देखो ये उस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, हम जानते हैं जेड बार के साथ क्या होता है, अल्फा होता है ना, तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा बार भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रियल कांस्टेंट नहीं है। तो पहले रियल कांस्टेंट बनाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तब लाइन सही बनेगी, फिर मैं मिरर इमेज निकालने के बारे में सोचूंगा ना। तो पहले मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना माइनस आयोटा से भी कर सकता हूं, लेकिन वो आयोटा से करने से थोड़ा सही रहेगा ना, प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस आयोटा से ना, तो जिसे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, -1 प्लस का 2 आयोटा इंटू जेड। फिर ये कितना आ गया, अंदर तो हो गया हमारे पास, प्लस का आयोटा हो गया ना, तो फिर कितना आ गया हमारे पास, -1 माइनस का 2 आयोटा जेड बार -2 बराबर 0। अब लाइन सही हो गई है ना, है ना? क्योंकि अब देखो ये जेड बार के साथ ये अल्फा है, और अगर ये अल्फा है तो ये क्या है, अल्फा बार है, और वो रियल कांस्टेंट है ना। अब मैं लाइन का मिरर इमेज निकाल सकता हूँ, देखो कैसे निकालेंगे अपन। लाइन हमें दे रखी है, लाइन को सही कर दिया मैंने ढंग से ना, ये मैंने जेड वन मान लिया, किसका मिरर इमेज निकाल रहा हूँ, आयोटा का, तो इसका मिरर इमेज मान लिया हमने, यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, मिरर इमेज को मान लिया हमने Z2 है, Z2 हमें कैलकुलेट करना है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस बराबर है हमारे पास। तो अब हमें निकालना क्या, Z2 है, हम जानते हैं इनको यहाँ रख देंगे अपन, एक को Z की जगह, एक को, तो Z2 को कहाँ रखें, Z2 को यहाँ रखेंगे अपन, समझ पा रहे हैं, और Z1 को वहां रख देंगे ना, देयरफॉर -1 प्लस 2 आयोटा, और ये कितना आ जाएगा, Z2 प्लस -1 -2 आयोटा, और व्हाट इज जेड बार, यहाँ लिख दिया हमने आयोटा का बार, या Z1 लिख दो पहले एक बार, Z1 लिख दो ना, तो ये आ गया Z1 बार -2 बराबर व्हाट इज Z1, आयोटा, Z1 इज आयोटा। समझ में आ गया ना, ऐसा लिखा हमने ना, वो तो हम Z1 को यहाँ लिखते हैं, Z2 को तो Z2 बाहर निकलता पहले, फिर कॉन्जुगेट कर देते अपने, मतलब यहाँ लिख दो उसे, तो ये कितना आ गया, -1 प्लस 2 आयोटा Z2, और ये कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा ये, है ना, माइनस आयोटा, तो माइनस साइन को अंदर लेके आ जाओ, तो 1 प्लस 2 आयोटा हो गया वो, और इंटू आयोटा हो गया -2 बराबर 0। सही है शायद, है ना, आयोटा बार इज माइनस आयोटा, उसका माइनस साइन मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो ये ऐसा आ गया। बस अब तो इंटरचेंज करके निकाल लो फटाफट Z2, उधर इंटरचेंज कर दो, उसको डिवाइड करो, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मिरर में आ जाएगा फटाफट। तो Z2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा अपॉन -1 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस आयोटा ही आएगा ना, बस इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये -2 आया, -2 से +2 4 बन गया, 4 माइनस आयोटा और नीचे ही बस इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो Z2 इज इक्वल टू, ये आने वाला है, दिस इज फाइनली इट विल कम आउट टू बी -6/5 -6/5 प्लस आयोटा इंटू माइनस का 7/5, दिस इज द मिरर इमेज, ये मिरर इमेज आ गया। अब अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखा था ना, तो भी हमारा काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं है ना। किससे काम चलता है भाई, इसको मैं 2D में कन्वर्ट कर दूंगा, इस लाइन को, और क्या ना, इस लाइन को मैं 2D में कन्वर्ट कर लूं, और ये पॉइंट क्या हो गया, 0,1 हो गया फटाफट मेरे पास। लाइन को 2D में कैसे कन्वर्ट करूं, ये तो डायरेक्ट जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई रख दो, इसको देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो जेड माइनस जेड बार हो गया है, फिर प्लस आयोटा, यहां से प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, अब ये जेड प्लस जेड बार बन गया, और प्लस का 2 आयोटा लिखा हुआ है, और हमने मान लिया कि जेड हमारे पास x प्लस आयोटा वाई है। तो व्हाट इज जेड माइनस जेड बार, 2 आयोटा इमेजरी पार्ट ऑफ जेड, आयोटा की जगह आयोटा, दिस इज 2 रियल पार्ट ऑफ जेड एंड प्लस का 2 आयोटा, ये लाइन ऐसे आ गई, 2 आयोटा यहां से कॉमन ले लो ना, है ना, 2 आयोटा हम यहां से कॉमन ले लेंगे, और लाइन को हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये कितना आ गया, 2 आयोटा मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब 2 0 हो नहीं सकता, आयोटा 0 होता नहीं, तो ये 0 होगा ना, x प्लस 2y, सही लिखा है, मतलब इस पॉइंट, इस लाइन के अबाउट 0,1 का मिरर इमेज निकाल लो आप, वही आ जाएगा। मिरर इमेज का फॉर्मूला भी जानते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस का 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं फटाफट, इसी बात की, ठीक है ना भाई। लास्ट फॉर्मूला है एक बस हमारा ना, लेकिन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a point, given point z naught, the length of perpendicular drawn from a given point z naught to a line alpha bar z plus alpha z bar plus b बराबर 0 is the length of perpendicular drawn from a given point z naught to the line is
इक्वल टू 2D में क्या करते हैं, पॉइंट को लाइन में रख देते हैं, यहां भी यही कर रहे हैं अपन, इस पॉइंट को लाइन में रख दो बस आप, जेड की जगह रख दो उसको बस, जेड नॉट बार प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 मॉड अल्फा, ऐसा आ जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। भाई अब कभी मान लो ऐसा सामने फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाए तो बस ये उसकी मदद कर रहा हूं मैं तो आपको, और क्या ना, वरना काम तो मैं नहीं बताता तो भी चल जाता आपका ना, वो तो 2D में कन्वर्ट कर लो, उस दिन से बोल रहा हूं मैं आपको ना, कहीं डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाए तो बस अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा, बस ये है ना, इतना पढ़ने से ये थोड़ा टाइम अगर किस्मत अच्छी हुई तो बच जाएगा, और क्या है ना, वरना तो नहीं पढ़ते तो भी काम चल जाता अपना, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ते तो हमारा काम नहीं चलता, तो भी काम चल जाता वो तो ये ऐसा निकाल लिया इसका फॉर्मूला, याद रख लेंगे इस फॉर्मूले को ना अपन, ठीक है ना। और वो बस कुछ नहीं करना, वो पॉइंट लाइन को ये बी रियल कांस्टेंट बनाना है, कभी लगे तो उसको बनाना है, अदरवाइज लिखें, एक सवाल लिख लें लास्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू आयोटा, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू आयोटा टू द लाइन 1 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 1 माइनस आयोटा जेड बार एंड प्लस 2 आयोटा बराबर 0, 2 आयोटा बराबर 0। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, तो पॉइंट 0,2 हो गया, लाइन को 2D में कन्वर्ट कर लो चाहो और फटाफट निकाल दो ना, लेकिन लाइन को सही करना पड़ेगा अपने को ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके निकालना है तो लाइन को पहले सही करना पड़ेगा, वरना तो 2D में कन्वर्ट करना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, रख दो यहीं से लाइन निकाल के देख लो, अल्टरनेट है मतलब अपने पास। ये आंसर आ गया बस, बस उस जेड की जगह रख दिया उस पॉइंट को हमने, और क्या ना, जेड की जगह इस पॉइंट को रख दिया, जेड नोट है हमारे पास, जेड की जगह रख दिया, सही कर दिया, 2 मॉड अल्फा, अब अल्फा लिखे या अल्फा बार का मॉड निकालें एक ही बात है, तो ये अल्फा है हमारे पास या ये अल्फा बार है, एक ही बात है, अल्फा बार लिखें या अल्फा, जेड बार के साथ जो होता है वो अल्फा होता है, तो मैं इसका मॉड निकालूं इसका मॉड निकालूं एक ही बात है ना, तो वहां 2 मॉड अल्फा लिखूं कि 2 मॉड अल्फा बार लिखूं, एक ही बात है वो तो ना, है ना, ऐसे कोई, इसको सोल्व कर लेंगे अपने ना, 3/√2, आंसर इज 3/√2, या फिर 2D में कन्वर्ट कर लो और 2D में कन्वर्ट करके निकाल लो उसको आप चाहो तो, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया अपने सिलेबस, अब फुल स्टॉप, सब पढ़ा दिया मैंने आपको जो है, तो अब कल फिर होमवर्क कर लेंगे अपने, एक तो वेक्टर के सवाल बचे हैं अपने कल ना, वो कर लेंगे अपन, जो भी एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में बचे हैं, एक डीबीबी कर लेंगे, डीबीबी एक ही बची शायद है ना, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बचा हुआ है एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का कर लो आप तो चाहो तो ना, वो कर लेंगे अपन डिस्कस, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में जो बचे हैं वो शायद 8 सवाल 2 बचे हैं, और शायद 25 के करीब वो हैं, उसमें शायद हो सकता है कुछ मैंने पहले दे रखे हो आपको करने के लिए, और वेक्टर के आपने कर ही रखे हैं पहले, तो वो डिस्कस कर लेंगे फिर अपन लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं फिर अपन, तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं मतलब, और क्या ना, तो अब जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है आपका, अब देखो हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है ना, मतलब वो मैं शुरू से बात बोलता हूँ आपको, जब आपने कोई बच्चा, शायद काफी बच्चे होंगे जो पहले लेक्चर में भी होंगे मेरे ना, मैंने उस वक्त भी समझाने की कोशिश की थी आपको कि हमें पता होता है हमारा एग्जाम कब आता है, सब पता होता है, जब बच्चा यहाँ 2 साल के लिए भी आता है ना, तब उसको आने के पहले पता होता है मेरा ओलंपियाड का एग्जाम देना है तो वो कब होगा, मेरे बोर्ड के एग्जाम कब होंगे, मेरे जेई मेन का एग्जाम कब होगा, सब पता होता है लगभग, वो तो डेट आगे पीछे निकल जाती है, तो हमें मैनेज करना होता है ना। अब हमारे पास अगर देखें एडवांस का एग्जाम, जैसे डेट आ गई शायद 26 में डेट आ गई ना, तो आज अभी ये दिसंबर शुरू नहीं हुआ अभी, तो दिसंबर मान सकते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, तो लगभग अभी भी हमारे पास 5.5 महीने हैं देखा जाए तो कायदे से। अब जो अपन पढ़ेंगे ना बेसिकली वो बहुत मैटर करता है कि अब हम कैसे पढ़ेंगे ना, मतलब ये मैं बात अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ ये बात,
कई बार क्या होता है बच्चा साल भर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है ना, दिस इज द ट्रू, मैं जो बोलने वाला हूँ आपको। अब तक ये जो टाइम होता है ना हमारा, ये बहुत क्रुशियल होता है। कई बच्चे हो सकता है अब तक बहुत आगे अच्छा कर रहे हो ना, लेकिन ये 5 महीने 5.5 महीने है ना, कई बार ये उनको डाउन कर देते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी तक हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, रोज का रूटीन होता है हमारा फिक्स कि मुझे पढ़ना है, घर जाना है, मुझे बिल्कुल अपना टाइम घड़ी देखते देखते अपना टाइम पास हो जाता है ना। मुझे शेड्यूल पता होता है अपना, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, जो भी मुझे कुछ करना है वो करूंगा, कॉपी लेके बैठ जाऊंगा, होमवर्क करूंगा, वापस आ जाऊंगा, रूटीन है। अब थोड़ा क्या है, क्लासेस क्योंकि लगेगी नहीं रेगुलर है ना, अब तो रिवीजन डीपीपी वगैरह होंगी, रिवीजन जो है डीपीपी वगैरह मिलेगी आपको। उसमें भी ये कोशिश की है हमने कि वो रिवीजन डीपीपी को आपको टेस्ट पेपर के थ्रू कराया जाए, मतलब है, ताकि वो आप यहाँ टेस्ट पेपर आके यहाँ बैठेंगे, जैसे टेस्ट पेपर देते हैं ना, तो बोला डीपीपी का फॉर्मेट भी वही होगा, एकदम टेस्ट का पैटर्न, 30 सवाल आते हैं उसमें, वही 25 आपको करने होंगे, उसी पैटर्न पर डीपीपी देंगे आपको करने के लिए, ताकि रोज आपके पेपर करने की प्रैक्टिस होगी। तो पहली बात तो वो सीरियसली अटेम्प्ट करना है मतलब अपने को, उसमें हमें जितना भी आता है ना, अब हमें कोशिश करनी है उसमें जितना भी आता है ना, वो मुझे स्कोर करना है उसमें। मुझे कम आता हो तो मुझे कम स्कोर करना है, मुझे कम से कम नेगेटिव करने की कोशिश करनी है उसमें ना। हमें छांटना है कि मैं कितने कर सकता हूँ उसमें से ना। 30 सवाल आते हैं, लेकिन हमें 10 वाले सवालों में ऑप्शन रहता है, उनमें से 5 करने होते हैं, तो 20 और 5 25 सवाल हो गए हमारे पास है ना। तो वो बिल्कुल पेपर की तरह करना है आपने, हर अल्टरनेट डे में पेपर होगा, अगले दिन वो डिस्कस भी होगा फिर आपके ना। जैसे आपने आज पेपर किया तो पेपर आपको मिल गया, आपने अटेम्प्ट करके चले गए, आप घर जाके देख लिया, अगले दिन वो डिस्कस भी होगा। डिस्कस में थोड़ा फ्रीडम रहेगा कि भाई जैसे आपको लगता है मेरे तो सभी हो गए, डिस्कस करने नहीं आना, चाहूँ बताओ आप डिस्कस करने हैं, आपको लगता है डिस्कस करने आना है तो आ सकते हैं डिस्कस करने आप। तो वो वीक में 3 दिन होगा ऐसा आपके ना, पेपर की तरह हो जाएगा, और वो ऐसे 1 महीने तक प्रोग्राम चलेगा आपका ना। अब उसमें ये जो टाइम है, मतलब उसमें अपना टाइम टेबल बना के रखें। और मैं भाई ये बोलने वाला था आपको कि मतलब ये जो टाइम है ना, कई बच्चे जैसे देखा जाता है तो अब तक अच्छा नहीं करते, कई बार ऐसा देखा गया है अब तक अच्छा नहीं कर, लेकिन वो 5 साढ़े 5 महीने का टाइम होता है ना, बिल्कुल झोंक देते हैं अपने आप को, समर्पित हो गए मतलब वो, बिल्कुल। मतलब अगर थोड़ा एवरेज से बिलो भी है ना वो, अगर और उसने थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर ली तो वो आगे एक्सेल कर जाता है, मतलब हमने तो देखा है ऐसा ना, हर साल होता है ऐसा। नजर भी नहीं आता बच्चा यार ये आ जाएगा, वो आगे आ जाता है। ये इतना क्रुशियल टाइम होता है ना, इसमें बस ये हमें पेशेंस रखना है, मतलब हमें डरना नहीं है, मतलब ये नहीं कि डर रहा हूं मैं, मेरा एग्जाम हो रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा। हमें जो आता है उसको अब हम जो भी पढ़ेंगे ना, वो हमारे काम कब कब आएगा, देखो आप, जैसे मैं जनवरी का पहला अटेम्प्ट दूंगा, तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हम जानते हैं, शुरू से पता होता है अपने को, 2 साल का सिलेबस होता है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ ना कुछ कमी रहती है, जैसे हो सकता है हम कोई टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ पाए जेई मेन तक, या हो सकता है हमने पढ़ तो सब लिया, जैसे क्लास नोट सारे पढ़ लिए, फॉर्मुले सारे, मुझे हर चैप्टर के मुझे फॉर्मुला याद है, फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, हर चैप्टर का मुझे एटलीस्ट फॉर्मुला तो याद रहना चाहिए। एटलीस्ट मुझे क्लास नोट में जो सवाल कराए हैं वो हर चैप्टर के मेरे को आने चाहिए, कम से कम एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 मेरे को अच्छे से आना चाहिए, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 मेरे को अच्छे से आना चाहिए ना। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको बात है ना, ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चे की ना। जिस बच्चे ने ये भी पूरा किया है ना, अगर उसको दिक्कत नहीं आती, और ये पूरा करा हो, थोड़ा सा पेशेंस रख ले, वो थोड़ा सा डरे नहीं हो, बिल्कुल डरे नहीं हो मेरा रिजल्ट क्या होगा, इससे डरे नहीं हो, कूल रहे मतलब अपने आप में ना, खुश रहे वो रोज, तो वो अच्छा कर जाता है वो बच्चा है ना। अब होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, कि ये मैं भले मैंने मिनिमम बताया है, हो सकता है कोई बच्चा इस मिनिमम से भी ऊपर हो, कोई हो सकता है इस मिनिमम से बहुत नीचे हो, कोई हो सकता है इस मिनिमम से बहुत ऊपर हो, कोई हो सकता है इस मिनिमम को जस्ट टच करने के कगार पे हो। तो पहले तो ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करना है आपको। अब इसको पूरा करते हुए भी हो सकता है हम किसी चैप्टर के क्लास नोट्स ढंग से नहीं पढ़ पाए हो, एक्सरसाइज 1 ढंग से नहीं कर पाए हो, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 ढंग से नहीं कर पाए हो, तो वो हमें याद रखना है एक्चुअली, कि मैंने ये थोड़ा ढीला छोड़ा है, वो मुझे याद रखना है। वो याद रखना क्या काम आएगा, जब हम जेई मेन 2 का एग्जाम देंगे ना, तो हम उस चीज पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि यार मैंने ढीला छोड़ा था यार ये। ठीक है, हो सकता है ढीला छोड़ा हुआ एग्जाम में नहीं आए, तो अपनी किस्मत हो गई, वही एग्जाम में आ जाए मान लो। तो अपने को वो दिमाग में रखना है, और दिमाग में कैसे रहेगा उसको लिख कर रखो आप, कि भाई मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक चैप्टर था, केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ्स का, यार मैंने थोड़ा कम देखा है, ठीक है मैंने देख लिया, फॉर्मूला भी पढ़ लिया, सवाल किए, थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है इसमें ना, वो अपने आप को लगता है, उसको लिख के रखो आप कॉपी में, दिमाग में मत रखो उसको, आप कॉपी में लिखो उसको आप। दिमाग तो भूल जाता है सब, दिमाग तो इतना जल्दी चेंज होता है, अच्छा समय चल रहा हो तो साथ में आसमान पे, और थोड़ा सा समय डाउन चल रहा हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अपना है ना। इसे दिमाग के भरोसे नहीं रहना अपने को, वो लिख लेना है अपने को, कि मैंने फिजिक्स में थोड़ा ये चैप्टर थोड़े कम ध्यान दिए, या मुझे इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है,
या केमिस्ट्री में रटने वाला पोर्शन था, मैंने रटा नहीं है अभी, है ना, थोड़ा रटा लेकिन थोड़ा काम बाकी है, तो उसको लिख के रख लो आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स के अंदर, है ना, वो लिख के रख, ताकि जब जेई मेन 2 होगा ना हमारा, उस टाइम हमें टाइम कम मिलेगा, देखो आप, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम हो चुके होंगे हमारे ना, बोर्ड के बाद अपन दोबारा देंगे उसको ना, तो वो थोड़ा टाइम कम मिलेगा ना, तो वो टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा, मतलब आपका वो जो आपका लिखा हुआ रहेगा ना अगर कागज पे हो, तो वो अच्छे से मैनेज कर पाओ, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप कॉपी खोलना, बस ये मुझे करना है, उनकी प्रैक्टिस में ज्यादा करूंगा ना, क्योंकि जो पढ़ चुके होते हैं ना, जो एक बार आ चुका होता है ना अपने को, वो जल्दी से रिवाइज हो जाता है, लेकिन बेसिकली जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो वही चीज दोबारा रिवाइज कर जाते हैं जो हमें आती है, अक्सर ऐसा होता है, जो आता है वही रिवाइज कर लेते हैं अपन, जो नहीं आता वो छोड़ते जाता है ना, तो इसलिए उस कमजोरी को लिख के रखना आप कागज पर, आपकी कॉपी में लिखा हुआ हो कि जेई मेन तुम्हें, मुझे भाई इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। अब जेई मेन 2 का भी एग्जाम दे दिया, अभी भी जो कमी छूटी हो उसको फिर रखना है अपने को, ताकि वो जो 1 महीने का टाइम मिलेगा ना आपको, 1 सवा 1 महीने का, उसमें फिर उस पर फोकस कर लो आप, तो एडवांस की तैयारी हो जाएगी ढंग से। लेकिन वो जब तक कमजोरी लिखोगे नहीं ना आप, जो भी कमजोरी हो आपकी उसको लिखना है, 2 चैप्टर में कमजोरी हो, 4 में कमजोरी रह जाए, 5 में कमजोरी रह जाए, उनको आपको लिख के रखना है ना, ताकि वो टाइम टू टाइम, क्योंकि 2 बार मौका मिलेगा उस कमजोरी को दूर करने का अपने को, एक बार जेई मेन 2 के जस्ट पहले, हालांकि वो टाइम कम लगे, और एक बार एडवांस के जस्ट पहले, है ना। तो इस तरह से अगर प्लानिंग से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कूल रहना, टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए मेरी रैंक क्या आएगी, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, इस डिस्कशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना अपने को। जैसे कई बार कोई बच्चा हॉस्टल में रहता हो या पीजी में रहता हो, जनरली ये अक्सर ये डिस्कशन होता है, तेरी रैंक क्या आएगी, तेरा क्या आएगा, तेरा कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ये 26 मई के बाद सोचेंगे अपन क्या होगा, उसके पहले दिमाग ही नहीं लगाना, जो जितना दिमाग लगाएगा ना वो उतना परेशान होगा वो। अपने को बस ये कोशिश करनी है कि मेरा टाइम, भाई सर ने कहा है कि ये 5.5 महीने मेरे पास है, मैं जितना ईमानदारी से, जितना मैं खुद कर सकता हूँ ना, खुश रह के मुझे वो टाइम यूज करना है, बस खुश रहते हुए टाइम यूज करना है, बस मुझे ये कोशिश करनी है कि मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं हो, बस टाइम वेस्ट कोई नहीं समझे कि मैं हंस रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ तो वो टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं है ना, हंसना भी जरूरी है ना, मान लो कोई मन की बात करनी तो वो भी मुझे, लेकिन वो एक टाइम टेबल हो हमारा, भाई यार मेरे को इस टाइम ही करना है बस, ये इसके बाद मुझे नहीं करना अब, है ना। और एलिमेंट्री फॉर्मूले सारे हमें एक एक चैप्टर के याद होने चाहिए, एसओटी पढ़ाया गया आपको, लगता है कि सवाल नहीं आते, आ जाता है सवाल कभी भी, है ना। जो पोर्शन हटाया गया है जेई मेन में से, मैं तो ये कह रहा हूं उस पर भी फोकस मत करो आप, देखो ही मत उसको आप, एडवांस में से कुछ नहीं हटा, है ना, एडवांस में से कुछ नहीं हटा वो, जैसे मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट उन्होंने अंडरलाइन करके हटाया है, तो उसका यूज कैसे नहीं करेंगे, वो तो यूज करेंगे 100%, वो तो उसका यूज कैसे नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडरलाइन कर रखा है, तो क्यूब रूट का सवाल कभी भी पूछ लेते हैं वो क्वाड्रेटिक पूछ लेंगे, मान लो एक क्वाड्रेटिक पूछी, उसमें जेड निकाला, अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो वो यूज नहीं करेंगे क्या, तो अपने को पता नहीं है वो कैसे सवाल छोड़ेंगे, ना छोड़ दें चलो अच्छी बात है, आ गया तो क्या करेंगे हम। अब वेक्टर में मान लो उन्होंने 3 वेक्टर का नाम नहीं ले रखा, या उन्होंने 2 वेक्टर की बात कर रखी है, 3 वेक्टर में वो ऐसे पूछ ले ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये थोड़ी बोलेंगे, उनको बचना होगा, ये थोड़ी बोलेंगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो तो बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट है, भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, डॉट निकाल लो आप, तो ऐसे वही थोड़ी बोलेंगे एसटीपी है कि 3 वेक्टर का मैंने स्केलर ट्रिपल पोस्ट लिया ना, मान लो वो ये पूछेंगे, तो ये थोड़ी बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो तो बोल देंगे आप ये निकाल लो और इसको उससे निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल हो गया वो तो। नहीं तो इसलिए हमें इस बात पे ज्यादा फोकस भी मत करो, क्योंकि हमें एडवांस का एग्जाम भी देना है, इसलिए बीच बीच में उन्होंने हटाने की कोशिश की है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो आप तो सब पढ़ो, वो कैसे पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो कौन क्लेम करने जाएगा उसको ना, और क्लेम करने जाओगे तो मानेंगे भी नहीं, सुनते भी नहीं जेई मेन में, तो वो ना, वो तो जो दे दिया वो दे दिया उन्होंने, बस अब आगे तो आ गया, बस अब अपन इस बात पे क्यों लेके चलें कि हम केस कर देंगे और कोर्ट केस कर देंगे, पूरा भारत हमारे साथ कर लेंगे, विद्रोह कर देंगे, इसका टाइम किसके पास है ना, छूट जाएगा वो सवाल हमारा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है अपने को, और ये मान के नहीं चलना, उस पर ध्यान ही नहीं देना कि क्या हटाया गया है, उस पर डिस्कस भी नहीं करना, हटाना भी, अपने सब पढ़ना है, अभी एडवांस में हमारे सब आएगा, और सबका सब अपने को पढ़ना है ना। तो ये बस ये क्वेश्चन बातें, कूल रहो, बिल्कुल भी टेंशन माइंड में नहीं आनी चाहिए, जिस दिन कम पढ़ो ना, कभी लगे मैं कम पढ़ाऊं तो भी टेंशन मत आओ आप, कुछ ऐसे दिन भी आएंगे मेरा मन नहीं लग रहा आज, ऐसा हो रहा है, तो कूल रह के अपने को बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ने हैं, फॉर्मूले पढ़ लो भाई आप, होता है देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, हम भी आज पढ़ा रहे हैं ना, हमें भी अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है ना, पढ़ाई चीज ही ऐसी होती है ना, पढ़ना और पढ़ाना चीज ही ऐसी होती है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है ना, कई बार सवाल आ जाता है लेकिन हमें लगता है यार तरीका अच्छा नहीं है, मतलब मैं कन्विंस नहीं हूं उस तरीके से अपने आप से, तो वो उसमें लगे रहते हैं, यार अब ठीक है नॉलेज तो आ गई, यार अब समझाना भी तो है ना बच्चे को, कम से कम समय में समझाना है ना,
तो वो उसके लिए फिर लगे रहते हैं, यार अब इसको कैसे समझाएं, कैसे लिख के बताएं, पहले क्या बोलूंगा, बाद में क्या बोलूंगा, डायग्राम कैसे बनाऊंगा, कैसे लिखूंगा, तो वो सोचते रहते हैं ना। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और जितनी बार पढ़ते हैं ना, हर बार हमें भी, आज भी हमें हर बार ऐसा लगता है कि यार ये आज नई चीज, इस साल हमने नई चीज सीखी है। हर साल लगता है ऐसा ना कुछ नया जरूर सीखते हैं हर साल हम, चाहे किसी सवाल को करने का तरीका ही सीखें हम, हर साल कोई ना कोई बात सीखते हैं हम। तो इसलिए बार बार पढ़ने से ऐसा नहीं कि नुकसान होता है। कई चैप्टर होते हैं जिनमें फॉर्मुले बहुत सारे होते हैं, एक भी फॉर्मुला मिस नहीं हो मेरे से, मतलब है ना, एक भी फॉर्मुला मुझे ऐसा नहीं हो चैप्टर का कोई एक फॉर्मुला हो जो मुझे नहीं आता हो, सारे के सारे फॉर्मुले मुझे रटवा याद हो ना। केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, आप जानते हैं, आपके सर भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ ये बात हमेशा बार बार। तो जो भी वो याद करने की चीज है उसमें लग जाओ आप याद करने के लिए ना, क्योंकि उसका एडवांटेज हमें मैथ्स में मिलता है फिर ना। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा होने से उसका एडवांटेज मैथ्स में मिल जाता है ना। जिस बच्चे के नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे आते हैं ना, वो थोड़ा मैथ्स का पेपर अच्छा कर सकता है, वो टाइम बचा करवाना है। क्योंकि अगर केमिस्ट्री कमजोर होगा ना तो फिर दिक्कत आती है। क्योंकि फिर मैथ्स में देखो, भले सब्जेक्ट समझ में आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हो सकता है हमें अच्छा लगता हो, लेकिन उसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। ये हम शुरू से जानते हैं, उसमें स्कोर करने में दिक्कत आती है ना। और यही थोड़ी बहुत मेहनत अगर अपन केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा कर लें, लग के उन चीजों को रट लें, तो वहां स्कोर ज्यादा किया जा सकता है और जल्दी किया जा सकता है। स्कोर जल्दी करके हम टाइम बचा सकते हैं, 10-15 मिनट भी बचा ली ना अगर केमिस्ट्री में हमने, तो 10-15 मिनट मैथ्स में ज्यादा दे सकते हैं अपने। 10-15 मिनट का कम से कम एक सवाल, दो सवाल तो मैं ज्यादा कर ही सकता हूँ, या ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूँ ना। सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका फिक्स रखें, अटेम्प्ट करने में तरीका में जो सवाल आते होने पहले वो छांटे हैं अपन, ये हमारी आदत रखें। हम जब हमारे पेपर होंगे ना उनमें से ये कोशिश करें, मतलब कोशिश ये करें जब मैं उन 3 घंटे के दौरान, जब मैं घर जाऊंगा और पेपर में दोबारा देखूंगा, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई सवाल मेरे को आता था और मैं छूट गया उसको, मैं इसको पढ़ ही नहीं पाया इस सवाल को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ना। भले एक टफ सवाल छूट जाए, आसान सवाल नहीं छूटना चाहिए ना। क्योंकि टफ सवाल में जो अटेम्प्ट करता हूँ ना उसकी गारंटी नहीं होती कि वो सही निकलेगा ना, लेकिन आसान सवाल तो भाई गारंटी होती है। आसान का मतलब ये है कि गारंटी है, उस तो सवाल साल हो जाता, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया मैं ना। तो अपने को सवाल सारे देखने हैं ना, और देखने के बाद हमें ये कोशिश करनी है कि आसान सवाल एक भी नहीं छूटना चाहिए ना। एग्जाम देते वक्त या यहाँ डीपीपी करते वक्त या पेपर करते वक्त डर मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारा। जैसे हम एंटर होते हैं ना, सारा डर बाहर निकाल के एंटर हुआ करो आप। जितना डर कम होगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप। डर इतना सा रखना है कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप से बात करते रहो बीच बीच में आप ना। और लग जाता है अपने को, जब अपन टाइम वेस्ट करते हैं ना लग जाता है। मोबाइल अपना दूर रखो आप उठा के, बिल्कुल बिल्कुल जब पढ़ते हो आप इस टाइम, अब ये बहुत क्रुशियल टाइम है, मतलब मोबाइल अपना बाहर रखो आप। आपको जब मोबाइल से काम होता है वो आप मोबाइल आपके हाथ में आना चाहिए ना। कोई दूसरा आपसे संपर्क करना चाहे, संपर्क ही नहीं होना चाहिए उसका ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही हो बोलेगी ना। भाई टाइम फिक्स कर लो आप, भाई मैं इस टाइम बात करता हूँ आपसे, इस टाइम बात करूंगा मैं ना। तो लगे उनको डर लगता है, 2-3 बार मिस कॉल दे दिया करो भाई, सब सही चल रहा है ना। लेकिन वो मोबाइल अगर डेस्क पे रहेगा ना आपके, तो आप चाह के भी नहीं पढ़ सकते फिर ना, चाह कर भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे ज्यादा कंट्रोल उस पर करना है आपको। वो आपसे बिल्कुल जितना दूर रहेगा आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। पास रखा रहता है तो नोटिफिकेशन आते हैं, एकदम देखने की इच्छा हो जाती है, उसमें पता नहीं किसका क्या है। बिल्कुल साइड में पढ़ा रहा है अपने वो ना। और दिन में टाइम फिक्स हो गई, 2-3 बार देखूंगा बस उसको मैंने, क्या कहीं घर से फोन तो नहीं आया या कुछ और तो नहीं हो गया, या कोई मैसेज तो नहीं आया, वो देखना है मुझे। और फटाफट देख कर उसको बंद कर दो। जितना उस चीज पे कंट्रोल करोगे ना, वो आप टाइम बचा पाओगे उस चीज का ना। और वहां क्योंकि वो एक बार हाथ में आ जाता है ना, तो चीज ही ऐसी है, 1-2 घंटे तो यूं निकल जाते हैं ना, मालूम ही नहीं पड़ता कब हाथ में आ गया। फिर वो जबरदस्ती है तो छीनना पड़ता है, या फिर लगता है अरे 1 घंटा हो गया है, तब हाथ में से छूटता है वो। कोई भी हो, तो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी का ये हाल है। जिसके हाथ में मोबाइल आ गया वो गया 1 घंटा, और ध्यान कंट्रोल नहीं रखा ना तो गया 1 घंटा। ये कुछ क्रूशियल बातें हैं, मतलब आपको जो दिमाग में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कूल रहना है, और अपनी कमजोरियों को लिखते रहो आप। 2 बार अवसर और मिलेगा अपने को अपनी कमजोरियां दूर करने का, और हमारी कमजोरियां उजागर भी होगी। हम एग्जाम देंगे जेई मेन का, तो हमारी कमजोरियां उजागर होगी उसमें कि यार नहीं आ रहे हैं, हाँ मैं गलती कर चुका है, मैं तो मानता नहीं था ये कमजोरी, लेकिन ये तो कमजोरी मेरे सामने आ गई। उस कमजोरी को भी लिखो आप, ताकि टाइम लेने पर, क्योंकि एक बार एग्जाम दे चुके होंगे, उसके बाद बोर्ड होगा, वो टाइम मिलेगा अपने को, तो उस पेपर का एनालिसिस भी करना जो आप दे के आओगे जेई मेन का। भाई ये मेरी कमजोरियां थी, मैं तो ये मान रहा था, लेकिन पेपर देने के बाद तो मुझे ये भी मिला। उनको भी लिख लो आप, लिखना जरूर, लेकिन उसको लिखना जरूर है अपने को, तभी वो दिमाग में रहेगी, वरना दिमाग में नहीं रहेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको ना। फिर कल मिलते हैं बाकी अपन है ना, ठीक है ना। एक गाना सुनाऊंगा मैं आपको ना, लेकिन आपके हेड सर नीचे रखने पड़ेंगे, तो आपको लगना चाहिए इसको पढ़ाने के अलावा कुछ और भी आता है। नहीं सुनो, सर नीचे करो आप है ना, मुझे नहीं देखना आपको ना। पसंद हो सकता है, लेकिन आपने हो सकता है गाना सुना नहीं होगा ये।
आपने कभी डिमांड भी नहीं करी, आपको डिमांड इसलिए नहीं करी होगी आपने कि क्या सुनाएगा, ये सुनाएगा ही नहीं है, तो सख्त इंसान है तो बात ही ढंग से नहीं करता, तो गाना क्या सुनाएगा ये? इसलिए आपने, आज भी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि गाने का मतलब कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है ना, कि गाना बोल रहा है फॉर्मूला बोल रहा है ना, हो सकता है अभी भी ऐसा लगा हो। तो मैं कोशिश करूंगा अच्छा गाऊं, जैसा भी हो, मतलब आपको बुराई कोई नहीं करेगा बाहर जाके, बेसुरा था, बेकार गाया है, ऐसा गाया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये शायद आपने गाना लेकिन सुना नहीं होगा कभी, फिर भी लेकिन अच्छे लगेंगे, इसके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे लगेंगे ना। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें तस्वीर बनाए, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता, तू धड़कन है मेरे दिल की, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। हो गया, खत्म है ना, बस इतना ही आता है मुझे। ठीक है चलो, है ना, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे इसी फिर आगे पर, है ना, सवाल वाला अटेम्प्ट करके आना आप, है ना।